डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट पीस्ट शॉप सिस्टम। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 141। अब आइए हम लियुगुआंग नगर प्रमुख श्री झू युन का स्वागत करें, जो अपना संबोधन देंगे। झू युन का चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया और मौके पर मौजूद दर्शक, जो पहले उन्माद में थे, धीरे धीरे शांत हो गए। लियुगुआंग नगर प्रमुख के रूप में मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी अधीनस्थ नगरों के प्रतियोगियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके अलावा मैं इस प्रतियोगिता में सभी के लिए संतोषजनक परिणामों की कामना करता हूं, जो लगभग आधे महीने तक चलेगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे इस साल के विजेता के लिए पुरस्कार की घोषणा करने दीजिए। बीस्ट मास्टर प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार एक राजा श्रेणी का जानवर, सन मून वुल्फ किंग होगा। इस राजा श्रेणी के जानवर को कम मत आंकिए, इसमें एक विशेष प्रकार की क्षमता है, कौशल, और मुझे विश्वास है कि यह आपको अवश्य संतुष्ट करेगा। ब्रीडर चैंपियन के पुरस्कार के लिए सिटी लॉर्ड के हवेली के गोदाम से 3 या 4 आध्यात्मिक सामग्रियों में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। अब आइए प्रतियोगिता के नियमों की घोषणा करें। बेशक नगर प्रमुख स्वयं नियमों की घोषणा नहीं करेंगे। स्क्रीन पर फिर से दोनों मेजबानों की छवि दिखाई दी। ठीक है, सिटी लॉर्ड के प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। अब सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे इस प्रतियोगिता के नियमों पर ध्यान दें, जो इस प्रकार हैं। प्रजनकों के लिए इस प्रतियोगिता में कुल 60 प्रतियोगी हैं, और यह प्रतियोगिता एक विषय आधारित परीक्षा होगी। विषय आधारित परीक्षा का अर्थ है कि प्रतियोगिता के प्रत्येक दौर में एक निश्चित विषय होगा और प्रजनकों को सीमित दायरे में उत्तर देना होगा। अंत में एक विशेष निर्णायक मंडल उनका मूल्यांकन करेगा। अगले 10 दिनों में प्रतियोगिता के 10 दौर होंगे। प्रतियोगिता के दौरान किसी भी प्रतियोगी को बाहर नहीं किया जाएगा। 10 दौरों के कुल अंक ही प्रतियोगी का अंतिम स्कोर होगा। अंत में ब्रीडर प्रतियोगिता के विस्तृत नियम बाद में कागजी रूप में वितरित किए जाएंगे। उनके बगल में बैठी दूसरी महिला होस्ट ने आगे कहा, बीस्ट मास्टर बैटल प्रतियोगिता के नियम इस प्रकार हैं। इस लड़ाई में कुल 200 बीस्ट मास्टर भाग ले रहे हैं। पहले 5 दिनों तक प्रत्येक प्रतियोगी को प्रतिदिन 10 यादृच्छिक लड़ाइयों में भाग लेना होगा और प्रत्येक जीत के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अंत में अंकों के आधार पर शीर्ष 20 प्रतियोगी प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश करेंगे। प्रतियोगिता का दूसरा चरण 1 सप्ताह तक चलेगा। सभी प्रतिभागियों को शिकार के लिए राजा श्रेणी के एक गुप्त क्षेत्र में भेजा जाएगा। गुप्त क्षेत्र में प्रतिभागियों द्वारा अर्जित सभी लाभ केवल उन्हीं के व्यक्तिगत होंगे। इसके अलावा गुप्त क्षेत्र में प्राप्त सभी संसाधन और शिकार करके पकड़े गए किसी भी राजा श्रेणी के जानवर को भी अंतिम रैंकिंग के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आज का उद्घाटन समारोह यहीं समाप्त होता है। अब ब्रीडर प्रतियोगिता का पहला दौर शुरू होगा। सभी बीस्ट मास्टर्स कृपया व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलें। सभी ब्रीडर प्रतियोगियों से अनुरोध है कि वे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें और अपने अपने प्रतियोगिता स्थलों पर एकत्रित हों। मेजबान के भाषण समाप्त होते ही विभिन्न शहरों से आए कर्मचारी, जो मानो कहीं से अचानक प्रकट हो गए हों, टीमों के पास पहुंच गए। लुओ यांग ने लुओ चेन से कहा, जो उसके साथ चियान की पीठ पर खड़ा था, भाई मैं पहले जाता हूँ, शुभकामनाएं। लुओ चेन ने ठीक है कहकर जवाब दिया और धीरे धीरे चियान की पीठ से नीचे उतर गया। जैसे जैसे बीस्ट मास्टर्स का मुख्य समूह धीरे धीरे चला गया, विशाल केंद्रीय क्षेत्र में केवल 60 प्रतिभागी ब्रीडर ही बचे रहे। किग्यांग शहर से लुओ चेन और अन्य 2 प्रजनक, लिu युनजिंग और जियांग यई, एक मुस्कुराते और मिलनसार कर्मचारी के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे। ये पूरे आयोजन स्थल का सबसे केंद्रीय भाग था। प्रत्येक प्रतियोगी को 300 वर्ग मीटर का एक मंच आवंटित किया गया था, जो एक वायु झिल्ली से ढका हुआ था। प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करते ही शोरगुल थम गया। बाहर की भीड़ और कैमरों को नजरअंदाज करते हुए कोई भी तुरंत अपने राज्य के माहौल में लीन हो सकता था। लुओ चेन ने पाया कि उस समय वायु झिल्ली पूरी तरह से खाली थी। हालांकि प्रत्येक ऊंचे चबूतरे पर एक राजा श्रेणी का पशु स्वामी चुपचाप एक तरफ खड़ा था।
ये स्पष्ट नहीं था कि वे वहां निर्णायक के रूप में थे या शायद आपातकालीन बचाव के लिए। शुभ संध्या, प्यारे बच्चों। मैं ब्रीडर प्रतियोगिता का मुख्य परीक्षक तांग सी हूँ और साथ ही लियुगुआंग नगर निगम का अध्यक्ष भी हूँ। प्रजनक संघ। मैं अब आज की परीक्षा का विषय घोषित करूंगा। लाइव देख रहे दर्शकों ने स्वाभाविक रूप से बड़े पर्दे पर वक्ता की आकृति देखी, लेकिन वर्गाकार मंच पर प्रत्येक प्रतियोगी के सामने वक्ता की 3D छवि दिखाई दी। वह बेहद युवा और आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। हालांकि उसकी आंखों और आवाज में व्याप्त अस्थिरता ने लुओ चेन को थोड़ा असंगत महसूस कराया। तांगसी नाम के उस व्यक्ति ने आगे कहा, आज की प्रतियोगिता का विषय सरल है, विकास। इसके बाद 100 से अधिक भयंकर 9 सितारा जीव आयोजन स्थल पर प्रकट होंगे। आपको इनमें से एक को चुनना होगा और फिर उसे विकसित करना होगा। अंत में हमारे 12 निर्णायक विकसित हुए जानवर की नस्ल, कौशल और दुर्लभता के आधार पर अंक देंगे। लुओ चेन अभी भी सोच रहा था कि इतने बड़े स्थान में उन भयंकर स्तर के जानवरों को कैसे रखा जाएगा और उन्हें पकड़ने में कितना प्रयास लगेगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके विचार बहुत सरल थे, क्योंकि दूसरी तरफ एक खाली जगह से 500 वर्ग मीटर का एक चौकोर चबूतरा उभरा, जो विभिन्न प्रकार के जानवरों से भरा हुआ था, जो बैठे या खड़े थे। उनकी छाती या पीठ पर नंबर प्लेट लगी होती थी, जो उनकी पहचान का प्रतीक थी। लुओ चेन को उनमें कई परिचित चेहरे मिले, साथ ही कुछ ऐसे विशेष जीव भी मिले जिन्हें लुओ चेन ने भी शायद ही कभी देखा था। उस समय आम पशुपालकों के लिए विशेष होना हमेशा अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि उनके लिए कम समय में अपरिचित जीवों को विकसित करना मुश्किल होता। अगर वे उन्हें विकसित ही नहीं कर पाते, तो जजों से अंक कैसे प्राप्त करते? इस समय अधिक सामान्य विकल्पों को चुनना बेहतर था। सफल विकास एक बुनियादी स्कोर की गारंटी दे सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि कई ब्रीडर्स का यही विचार था। अगले ही क्षण ब्रीडर्स के प्लेटफार्मों के पास खड़े किंग रैंक बीस्ट मास्टर्स को ऊंचे प्लेटफॉर्म की ओर उड़ते हुए देखा गया। उनकी मुद्रा से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि वे प्रजनकों द्वारा चुने गए जानवरों को वापस लाने जा रहे थे। लुओ चेन को अपने मन में यह बात समझ आ गई। तो लकड़ी के खंभों की तरह खड़े इन पशु स्वामियों की भी ऐसी ही भूमिका थी। उसने अपनी मानसिक शक्ति से धीरे धीरे जानवरों का फिर से अवलोकन किया और देखा कि कुछ सामान्य या दिखने में शक्तिशाली जानवरों को अन्य पशु स्वामी चुन रहे थे। इसके बाद लुओ चेन ने वहां खड़े ठंडे चेहरे वाले पशु स्वामी से कहा, कृपया 35 नंबर के पशु को लाएं। उस आदमी ने लुओ चेन की ओर एक नजर डाली, फिर चुपचाप सिर हिलाया, हल्के से कदम बढ़ाते हुए उड़ गया। 10 सेकंड से अधिक समय बाद वह एक विशाल मुर्गे जैसे दिखने वाले जानवर को लेकर वापस आया। लुओ चेन ने उसे धन्यवाद दिया और उस जानवर को उठा लिया। फिर लुओ चेन ने अन्य वर्गाकार प्लेटफार्मों पर एक नजर डाली। क्या मुझे आपसे सामग्री भी मांगनी चाहिए? वह आदमी अब भी कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाता रहा। ठीक है। टियर 2 आध्यात्मिक सामग्री अग्नि पैटर्न अयस्क के 2 टुकड़े, 5 टाइल सोना और चांदी की रेत। प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्री, लाल पत्ती वाली बेल की 10 पत्तियां। जी हाँ, बस इतना ही। उस व्यक्ति के हाथ में एक टैबलेट जैसी वस्तु प्रकट हुई और फिर उसे लुओ चेन द्वारा अनुरोधित सामग्री दर्ज करते हुए देखा गया। कुछ देर बाद चौकोर चबूतरे पर एक पत्थर की मेज ऊपर उठी, जिस पर ठीक वही सामग्री प्रदर्शित थी जिसकी लुओ चेन को आवश्यकता थी। लुओ चेन पत्थर की मेज पर लौट आया, मन ही मन शिकायत करते हुए कि यह किंग्यांग शहर में रहने के समय की तुलना में कहीं अधिक औपचारिक लग रहा था। लुओ चेन ने लाए गए विशाल मुर्गे जैसे जानवर की ओर सीधे देखा। इस समय मुर्गा उसे घूर रहा था, मानो वह उसके ध्यान न देने पर उस पर हमला करना चाहता हो। जाति, क्रोधित मुर्गा, रैंक, भयंकर जानवर, 9 सितारा, प्रकार, मार्शल, अवस्था, क्रोधित, योग्यता, अच्छी, कौशल, 1। तीखे पंजे पीला स्तर, क्रोधित मुर्गा कुछ समय के लिए हवा में रुक जाता है, फिर अपने पंजों से लक्ष्य पर हमला करता है। 2। पूर्ण क्रोध पीला स्तर, क्रोधित मुर्गा क्रोध की अवस्था में प्रवेश करता है, जिससे उसकी गति और प्रतिक्रिया गति 10% बढ़ जाती है। विकास पथ, क्रोधित मुर्गा क्रोध आत्मा मुर्गा, क्रोधित मुर्गा कवचधारी मुर्गा, क्रोधित मुर्गा अग्निशिखा वाला ब्रोकेड मुर्गा। लुओ चेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। रेज स्पिरिट चिकन एक व्यापक रूप से ज्ञात विकास पथ था, लेकिन हालांकि यह एक स्पिरिट रैंक का जानवर था, ये बहुत लोकप्रिय नहीं था। अपने उग्र स्वभाव, अस्थिर भावनाओं और अक्सर बहक जाने और हर जगह दुश्मन बनाने की प्रवृत्ति के कारण इस प्रकार का जानवर लगभग बीस्ट मास्टर की ब्लैकलिस्ट में था।
यदि यह इसी पथ पर विकसित होता है, तो यद्यपि इसमें कुछ बिंदु होंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से बहुत ऊंचे नहीं होंगे। दूसरे विकास पथ की खोज भी अन्य पशु स्वामी ने की थी, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं था, बल्कि ये लियुगुआंग शहर के फेंग परिवार के पास था। युद्ध क्षमता के मामले में ये काफी अच्छा था। हालांकि लुओ चेन ने तीसरा विकास पथ चुना, जो पहले कभी सामने नहीं आया था, यानी फायर क्रास्टेड ब्रोकेड चिकन, जो सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। लुओ चेन ने क्रोधित मुर्गे के सिर को झटका दिया, और जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़कर अपने पंजों से उस पर हमला करने का इरादा किया, उसने उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया और जमीन पर गिरा दिया। लुओ चेन की हिंसक हरकत स्वाभाविक रूप से प्रतियोगिता देख रहे कुछ दर्शकों द्वारा स्पष्ट रूप से देखी गई थी। अरे, ये सुंदर ब्रीडर का छोटा भाई जानवरों के प्रति इतना हिंसक क्यों है? हा हा हा, मैं हंसते हंसते लोटपोट हो रहा हूँ। इस गुस्सैल मुर्गे को तो बस एक अच्छी पिटाई की जरूरत है। इसने तो मुर्गे पालने वाले पर हमला करने की कोशिश भी की थी। छी छी, ये ब्रीडर जरूर निचले शहर से होगा, जो इतनी बेकार और गुस्सैल मुर्गी को चुन रहा है। क्या वह वास्तव में फैंग परिवार के पास मौजूद बख्तरबंद मुर्गे को विकसित कर सकता है? वह तो एक भारी टैंक है। उसकी सामग्रियां बहुत अजीब हैं। ये तो रेज स्पिरिट चिकन को विकसित करने के लिए आवश्यक सामग्रियों जैसी बिल्कुल नहीं लगती। अचानक दर्शकों में हलचल मच गई। पता चला कि प्रतियोगियों में से किसी एक ने प्रतियोगिता शुरू होने के महज 10 मिनट बाद ही अपने जानवर का विकास पूरा कर लिया था। ये गति वास्तव में बहुत तेज थी। युवा मास्टर तांग लिंगयुन वाकई कमाल के हैं। उन्होंने लकड़ी के सींग वाले हिरण को इतनी जल्दी बैकाओ हिरण में बदल दिया। और यह एक दुर्लभ जानवर है जिसमें उपचार कौशल भी है। आह, युवा स्वामी लिंगयुन, मैं आपके बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। एक कट्टर प्रशंसक का कथन काट दिया गया। मुझे बैकाओ हिरण चाहिए। डॉट डॉट डॉट। इस समय लुओ चेन ने विकास की तैयारी शुरू ही की थी, और आवश्यक सामग्रियों को एक एक करके तरल अवस्था में पिघला रहा था। फिर उन्हें एक निश्चित अनुपात में मिलाकर उसने जमीन पर बेहोश पड़े क्रोधित मुर्गे की ओर देखा। लुओ चेन ने एक सिरिंज निकाली। प्रकाश में सुई की नोक अभी भी चांदी जैसी सफेद चमक से दमक रही थी। सबसे तेज अवशोषण विधि कौन सी है? बेशक, अंतःशिरा इंजेक्शन। लुओ चेन ने एक रक्त वाहिनी ढूंढी और सोने चांदी की रेत से भरे सारे तरल को क्रोधित मुर्गे के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। वास्तव में यह अवशोषण विधि सबसे तेज थी। जल्द ही क्रोधित मुर्गे के शरीर में ध्यान देने योग्य परिवर्तन दिखाई देने लगे। इसके शरीर पर पंखों के कई गुच्छे, जो शायद अन्य जानवरों से लड़ाई के कारण गायब हो गए थे, धीरे धीरे वापस उग आए। इसके अलावा इसके मूल रूप से कुछ फीके रंग के पंख जीवंत और चमकीले लाल रंग के हो गए। उसके सिर पर लगी कंघी से मानो कभी न बुझने वाली लौ उठी, और उसका आकार लुओ चेन के घुटने तक पहुंचने से बढ़कर अब उसकी जांघ से थोड़ा ऊपर तक पहुंच गया। जाति: फायर क्रास्टेड ब्रोकेड चिकन। रैंक: स्पिरिट बीस्ट 1 स्टार। प्रकार: अग्नि। अवस्था: सुप्त। योग्यता: अच्छी। कौशल: 1। क्रोध मुकुट: गहन स्तर अग्नि शिखा वाला ब्रोकेड चिकन उग्र स्वभाव का होता है। ये कौशल क्रोध के प्रभाव में सक्रिय होता है। सभी कौशलों को एक बफ प्रभाव प्राप्त होता है, और आक्रमण कौशल 2 गुना नुकसान पहुंचाते हैं। 2. अग्नि श्वास गहन स्तर। 3. ब्रोकेड पंख गहन स्तर अग्नि शिखा वाला ब्रोकेड चिकन एक विशाल ब्रोकेड पंख को संघनित करता है। जब ये पंख मैदान में मौजूद होता है, तो ये समय समय पर अपने चारों ओर अग्नि का एक घेरा उत्पन्न कर सकता है। 4. तेज पंजे पीला स्तर अग्नि शिखा वाला ब्रोकेड चिकन कुछ समय के लिए हवा में निलंबित हो जाता है, फिर अपने पंजों से लक्ष्य पर हमला करता है। विकसित फायर क्रेस्टेड ब्रोकेड चिकन की जानकारी देखकर लुओ चेन अनजाने में भौहें सिकोड़ लीं। क्या ये संभव है कि इस विकसित फायर क्रेस्टेड ब्रोकेड चिकन का स्वभाव भी एनरेज्ड चिकन की तरह ही अस्थिर और चिड़चिड़ा हो? यदि ऐसा है, तो इस प्रतियोगिता का स्कोर बहुत अधिक नहीं हो सकता है। लुओ चेन ने बेबसी से अपना सिर खुजाया। इस बार तो सब गड़बड़ हो गया था। क्या यह एक बुरी शुरुआत थी? हालांकि जब वह जानवर विकसित हो गया, तो लुओ चेन ने उसे अपने मंच पर मौजूद निर्मम चेहरे वाले पशु स्वामी को सौंप दिया। उसने उस जानवर को उसके हवाले कर दिया और उसे जजों के पैनल के पास ले जाने दिया। हालांकि ब्रीडर प्रतियोगिता में शानदार युद्ध प्रभाव या तनावपूर्ण, रोमांचक टकराव नहीं थे। एक जीव के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ने दर्शकों का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित कर लिया।
कुछ दर्शक तो विभिन्न प्रतियोगियों के मुख्य दृष्टिकोणों के बीच लगातार बदलते रहे। जैसे कोई बिज्जू तरबूज के खेत में घुस जाता है, वैसे ही वे हर प्रतियोगी के मुकाबले की एक झलक देखना चाहते थे। लुओ चेन को अपने जानवर को विकसित करने में औसत समय ही लगा। उसने लगभग 3 घंटे और इंतजार किया, जिसके बाद अन्य प्रजनकों की विकास प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हुई। कुल मिलाकर पहले दिन का मूल्यांकन बहुत कठिन नहीं था। आखिरकार ये सभी ब्रीडर अपने अपने शहरों में हजारों में से चुने गए थे, इसलिए ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें कोई भी निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहा हो। कार्यक्रम समाप्त होते ही निर्णायक मंडल ने अंक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दृश्य आकर्षण की आवश्यकता के कारण स्क्रीन पर न केवल प्रत्येक जानवर के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की गई, बल्कि एक समर्पित बीस्ट मास्टर भी इन नव विकसित जानवरों के साथ संवाद करता था और उन्हें अपने कौशल प्रभावों का प्रदर्शन करने के लिए कहता था। सबसे पहले दिखाई देने वाला जानवर कोई और नहीं बल्कि बेकाऊ हिरण था। ये कुछ हद तक लुओ चेन के पिछले जीवन के सिका हिरण जैसा दिखता था, लेकिन इसके निशान अलग अलग पौधों के पैटर्न थे और इसके दोनों सींग लकड़ी जैसे लगते थे। जाति बेकाऊ हिरण। रैंक स्पिरिट बीस्ट प्रथम रैंक। प्रकार लकड़ी का प्रकार। स्थिति सतर्क। योग्यता अच्छी। कौशल 1 हरी भरी वनस्पति गहन श्रेणी बेकाऊ हिरण पौधों में प्रचुर मात्रा में लकड़ी प्रकार की ऊर्जा डालता है, जिससे वे थोड़े समय में तेजी से बढ़ते हैं। 2 बेकाऊ तरल गहन श्रेणी बेकाऊ हिरण अपने सींगों पर बेकाऊ तरल संघनित करता है। बेकाऊ तरल में बाहरी त्वचा के घावों के लिए अत्यधिक प्रभावी रक्तस्राव रोधी और पुनर्स्थापनात्मक गुण होते हैं। 3 लकड़ी के पत्ते से बना उड़ने वाला खंजर गहन श्रेणी लकड़ी के प्रकार की ऊर्जा की बड़ी मात्रा से संघनित उड़ने वाले खंजर जैसे पत्ते लक्ष्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 4 लकड़ी के पत्तों की ढाल गहन श्रेणी लकड़ी के प्रकार की ऊर्जा से निर्मित लकड़ी के पैटर्न वाली ढाल, जो लक्ष्यों को एक निश्चित स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। स्क्रीन पर देखने पर इसकी जानकारी बाईं ओर दिखाई दे रही थी, जबकि इसका वास्तविक समय का लाइव प्रसारण दाईं ओर चल रहा था। बेकाऊ हिरण के पैरों के नीचे का वातावरण किसी समय घास के मैदान में परिवर्तित हो गया था। बेकाऊ हिरण ने धीरे से अपने दोनों अगले खुर उठाए, फिर उन्हें नीचे कर दिया। उसके अगले खुरों से एक कोमल हरी रोशनी की लहर बाहर की ओर फैल गई। वह क्षेत्र मात्र लगभग 1 दर्जन वर्ग मीटर का था और फिर मैदान पर हरी घास बेतहाशा बढ़ने लगी। पल भर में ही वह मैदान के बीचों बीच तक पहुंच गई। उसके मुख से एक स्पष्ट चीख निकली। सबसे पहले उसके चारों ओर एक नर्म हरे रंग की चमकती हुई ढाल बन गई। इसके बाद 2 चापाकार आधा मीटर लंबे उड़ने वाले खंजर जैसे पत्ते प्रकट हुए। पास के एक पशु स्वामी के निर्देशों का पालन करते हुए इसने लकड़ी के पत्तों से बने 2 उड़ने वाले खंजरों को नियंत्रित किया और उनसे कुछ ही दूरी पर स्थित एक खाली स्थान पर वार किया। टकराना। एक हल्की दबी हुई सी आवाज सुनाई दी और लकड़ी के पत्तों से बने उड़ने वाले खंजरों ने जमीन पर गहरे निशान छोड़ दिए। ऐसा करने के बाद बेकाऊ हिरण ने पहले ही 3 कौशल प्रदर्शित कर दिए थे। एक कौशल बेकाऊ लिक्विड प्रतिबंधित प्रतीत हुआ और प्रदर्शित नहीं किया गया। हालांकि जजों के अंक पहले ही घोषित हो चुके थे। अंतिम स्कोर 408 अंक था। लुओ चेन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसे यह स्कोर पूरी तरह समझ नहीं आया। अगर यह 100 में से नहीं, तो क्या ये 500 में से था? जब लुओ चेन अभी भी इस बात पर विचार कर ही रहा था कि ये जज किस तरह से अंक दे रहे हैं, तभी अगले ही पल स्क्रीन पर स्कोरिंग श्रेणियां प्रदर्शित हो गईं। अपराध 72 अंक, रक्षा 75 अंक, उपचार 82 अंक, भीड़ नियंत्रण 43 अंक, गुणवत्ता 70 अंक, दुर्लभता 66 अंक। लुओ चेन ने सोचा कि अगर 6 पहलू हों और प्रत्येक पहलू पूर्ण 100 अंक का हो, तो न्यायाधीशों का अंकन वास्तव में काफी कठोर होगा। यदि ऐसा होता, तो संभवतः कोई भी जानवर पूर्ण अंक प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि किसी आत्मा जानवर के लिए पहले 5 पहलुओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल होता है। जहां तक आखिरी पहलू यानी रेरिटी की बात है, तो उसने सोचा कि क्या एक अभूतपूर्व जानवर को पूर्ण अंक मिल सकते हैं। निश्चित रूप से जब फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ की बारी आई, तो उसका स्कोर केवल 348 अंक था, जो पासिंग लाइन तक भी नहीं पहुंचा। उस उत्कृष्ट श्रेणी के फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ के अंक इस प्रकार थे। अपराध 78 अंक, रक्षा 50 अंक, उपचार 20 अंक, भीड़ नियंत्रण 85 अंक।
गुणवत्ता 80 अंक, दुर्लभता 35 अंक। तार्किक रूप से फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ के पास कोई उपचार कौशल नहीं था, इसलिए उसे उस श्रेणी में 0 अंक मिलने चाहिए थे। हालांकि जजों ने फिर भी उसे 20 अंक दिए। क्या ये सहानुभूति स्कोर था या किसी विशेष श्रेणी के लिए आधारभूत स्कोर था? लेकिन अगले ही पल लुओ चेन ने अपना सिर हिलाया। इन जजों की सख्ती को देखते हुए वे शायद कोई आधारभूत स्कोर नहीं देंगे, जो स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिष्ठा बचाने का एक प्रयास होगा। उनका मानना था कि यह स्कोर फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ की स्वयं को ठीक करने की क्षमता के कारण दिया गया था। वास्तव में बाद में आने वाले किसी भी जानवर को किसी भी श्रेणी में 0 अंक नहीं मिले। शायद आक्रामक कौशल के बिना भी वे बॉडी चार्ज और टियर का उपयोग कर सकते थे, इसलिए विशुद्ध रूप से सहायक जानवरों के भी आक्रमण श्रेणी में अंक थे, हालांकि उच्च नहीं। जल्द ही लुओ चेन द्वारा विकसित फायर क्रास्टेड ब्रोकेड चिकन की बारी आई। इस तरह के अनोखे जीव के प्रकट होने से हमेशा ही काफी दिलचस्पी पैदा होती है। हमेशा की तरह फायर क्रास्टेड ब्रोकेड चिकन ने भी अपने कौशल का प्रदर्शन किया, ठीक वैसे ही जैसे इससे पहले अन्य जानवरों ने किया था। अगला चरण स्कोरिंग का था और लुओ चेन भी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि जज फायर क्रास्टेड ब्रोकेड चिकन को क्या स्कोर देंगे। एक एक करके स्कोर बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। अपराध 80 अंक, रक्षा 45 अंक, उपचार 25 अंक, भीड़ नियंत्रण 85 अंक, गुणवत्ता 75 अंक, दुर्लभता 95 अंक, कुल अंक 405 अंक। लुओ चेन रक्षा और उपचार के कम अंकों को समझ सकता था, लेकिन वह वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक था कि गुणवत्ता स्कोर का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। क्या व्यक्तित्व भी निर्णय में एक कारक था? अन्यथा लुओ चेन को ये स्कोर थोड़ा कम लगा, क्योंकि यदि शारीरिक गुणवत्ता का आकलन किया जा रहा था, तो फायर क्रास्टेड ब्रोकेड चिकन के शरीर के भीतर की ऊर्जा निश्चित रूप से उन अधिकांश जानवरों की तुलना में कहीं अधिक गहरी थी जिन्हें उसने देखा था। हालांकि लुओ चेन लगातार जलती हुई एक बड़ी स्क्रीन पर नजर रख रहा था जो स्कोरबोर्ड का काम कर रही थी, और उसकी रैंकिंग लगातार बढ़ रही थी। ये तब तक नहीं रुका जब तक ये दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच गया। खास बात ये थी कि इस स्क्रीन पर न केवल प्रतियोगी का नाम और वर्तमान स्कोर दिखाया गया था, बल्कि उसके शहर का नाम भी अंत में लिखा हुआ था। इसलिए जब लुओ चेन का नाम और उनके पीछे किंगयांग शहर के 3 बड़े अक्षर शीर्ष 3 स्थानों पर दिखाई दिए, तो दर्शकों में हलचल मच गई। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि निचले शहर के एक पशुपालक को इतना उच्च पद प्राप्त होगा। हालांकि अब तक केवल आधे ही जीव प्रकट हुए थे, और लियुगुआंग शहर के कुछ प्रतिभाशाली प्रजनकों द्वारा विकसित किए गए जीव अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि लुओ चेन की रैंकिंग जल्द ही कम हो जाएगी, इसलिए वे ज्यादा चिंतित नहीं थे। जैसे ही प्रत्येक जानवर के स्कोर की घोषणा की गई, स्कोरबोर्ड पर रैंकिंग लगातार बदलती रही, लेकिन लुओ चेन बिना हिले डुले मजबूती से दूसरे स्थान पर बना रहा। जब दर्शकों ने उम्मीद छोड़ दी थी, तभी लुओ चेन की रैंकिंग में आखिरकार एक पायदान की गिरावट आई। न केवल लुओ चेन, बल्कि पहले स्थान पर मजबूती से काबिज तांग लिंग्यून भी एक स्थान नीचे खिसक गई। शीर्ष स्थान हासिल करने वाला व्यक्ति भी लियुगुआंग शहर का रहने वाला था, जिसका नाम शी लिंगुआंग है, जिसने 416 अंकों के साथ उच्चतम स्कोर प्राप्त किया है। वो लुओ चेन से 11 अंक और तांग लिंग्यून से 8 अंक अधिक था। जिया लिंगुआंग के शीर्ष पर पहुंचने से आयोजन स्थल पर एक छोटा सा रोमांच पैदा हो गया, और फिर सभी जानवरों के स्कोर घोषित होने तक उत्साह जारी रहा। शीर्ष 3 रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रथम स्थान जी लिंगुआंग 416 अंक, द्वितीय स्थान तांग लिंग्यून 408 अंक, तीसरा स्थान लुओ चेन 405 अंक, चौथा स्थान किनलिंग एर 400 अंक। जब तक प्रतियोगिता समाप्त हुई, तब तक रात के 11 बज चुके थे। हालांकि अभी भी देर नहीं हुई थी। कल दिन में बीस्ट मास्टर की लड़ाई होगी, और ब्रीडर्स की प्रतियोगिता शाम को ही होगी, इसलिए मौजूदा प्रतियोगिता में थोड़ी देरी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लुओ चेन लाउंज में वापस लौटी, तो लुओ यांग तुरंत उनके पास आई और चिंता से बोली, भाई, क्या तुम ठीक हो? ये तो बस पहला मैच है, कुछ अंक गंवाना कोई बड़ी बात नहीं है। वापसी के पूरे रास्ते में बाकी सभी लोग पहले दौर में तीसरा स्थान हासिल करने पर उसे बधाई दे रहे थे, फिर भी केवल लुओ यांग को उस पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि उसे उस स्थिति में नहीं होना चाहिए था। लुओ चेन ने लुओ यांग के कंधे पर थपथपाते हुए उदासीनता से कहा,
क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं इसे दिल पर ले रहा हूँ? चिंता मत करो। बात करते करते लुओ चेन ने लुओ यांग के पीछे बानमो को देखा, जो थोड़ा असहज लग रहा था। लुओ चेन तुरंत समझ गया कि उसका चेहरा ऐसा क्यों था। असल में वह उसे बधाई देना चाहता था, लेकिन लुओ यांग की बातें सुनने के बाद शायद वह दुविधा में पड़ गया था कि बधाई दे या न दे। लुओ चेन ने हाथ हिलाकर दोनों से कहा, कल भी तुम दोनों के मैच हैं, इसलिए जल्दी वापस आओ और आराम करो। कल क्लीन स्वीप करने का प्रयास करो। लुओ यांग ने अपनी छाती फुलाकर वादा किया, मैं करूंगा। हालांकि बानमो ने अपने चेहरे पर दिख रही असहजता और थोड़ी सी बेबसी को छुपा लिया। कप्तान, मेरे लिए इसे मुश्किल मत बनाइए। मेरी मौजूदा स्थिति को देखते हुए कल 5 मैच जीतना ही मेरे लिए काफी होगा। लुओ चेन ने बानमो की ओर मुस्कुराते हुए कहा, कल शाम मेरे मैच के बाद अपना शेडो बैट लेकर मुझसे मिलने आना। बानमो की आंखों में थोड़ी सी झिझक झलक रही थी। कैप्टन, क्या आप मेरे जानवर को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं? क्या इससे आप पर किसी तरह का असर पड़ेगा? लुओ चेन ने हाथ फैलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उस जानवर के विकास का खर्च आपको उठाना पड़ेगा। छूट के साथ ये 20 लाख स्पिरिट कॉइन होगा, जो आपके वेतन से काटा जाएगा। बानमो की आंखों में गहरी कृतज्ञता झलक रही थी। लुओ चेन द्वारा अपने वेतन से कटौती की बात सुनकर उसे कोई आपत्ति नहीं हुई, बल्कि उसने उत्साह से कहा, ठीक है, धन्यवाद कप्तान जी। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। बस भविष्य में कड़ी मेहनत करो, यही इसका प्रतिफल होगा। वाह, बहुप्रतीक्षित बीस्ट मास्टर बैटल शुरू होने वाला है। आइए दिल खोलकर जयकार करें। दर्शकों के शोरगुल भरे माहौल के बीच एक करिश्माई मेजबान की आवाज गूंज उठी। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट के बाद फैशनेबल होस्ट चिल्लाता रहा, बीस्ट मास्टर की यह लड़ाई इल्यूजन वर्ल्ड में होगी, लेकिन दर्शकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता के सबसे रोमांचक हिस्सों को आयोजन स्थल पर 3D में लाइव दिखाया जाएगा। मायावी दुनिया में प्रवेश किए बिना भी हम प्रतियोगियों के अद्भुत प्रदर्शन का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। कल की तुलना में आज सभी भाग लेने वाले बीस्ट मास्टर अलग अलग ऊंचे प्लेटफार्मों पर हैं। प्रत्येक की आंखें बंद हैं, वे पालथी मारकर बैठे हैं, और स्पष्ट रूप से उनकी चेतना पहले से ही मायावी दुनिया में है। लुओ चेन प्रतियोगिता स्थल पर नहीं गए, बल्कि अपने होटल में ही रहे और उनकी चेतना भ्रम की दुनिया में प्रवेश कर गई। उन्होंने सीधे लियुगुआंग शहर के लाइव प्रसारण को चुना। युवा बीस्ट मास्टर प्रतियोगिता, जिसमें प्रतियोगी लुओ यांग शामिल हैं। जब लुओ चेन इल्यूजन वर्ल्ड में प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचा, तो वहां पहले से ही बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। लुओ चेन उन्हें किंग्यांग शहर और लुओ यांग के अक्षरों वाले छोटे झंडे लहराते हुए भी देख सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि इन दर्शकों में से अधिकांश किंग्यांग शहर से थे, और किंग्यांग शहर के चैंपियनों में से एक होने के नाते लुओ यांग को स्वाभाविक रूप से किंग्यांग शहर के अधिकांश दर्शकों का स्नेह प्राप्त था। इसलिए लुओ यांग का मैच देखने के लिए काफी संख्या में लोग मौजूद थे। लुओ यांग चुपचाप स्कारलेट फ्लेम के बगल में खड़ा था, पहले मैच में अपने प्रतिद्वंदी के आने का इंतजार कर रहा था। लुओ यांग को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसका यादृच्छिक रूप से चुना गया प्रतिद्वंद्वी तुरंत उसके सामने आ गया। चिसा शहर के झांग किंग, स्पिरिट रैंक 9 स्टार के स्पिरिट रैंक बीस्ट मास्टर हैं। उस व्यक्ति की शुरुआती टिप्पणी सुनकर लुओ यांग थोड़ा रुक गया। यह महसूस करने के बाद उसने भी उसी अंदाज में अपना परिचय दिया। किंग्यांग शहर से लुओ यांग, किंग रैंक 1 स्टार में किंग रैंक बीस्ट मास्टर। लुओ यांग का परिचय सुनने के बाद झांग किंग, जो अब तक मुस्कुरा रही थी, अब खुश नहीं रह सकी। 1000 मीटर की दूरी से उसने भाई लुओ की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उसकी आवाज में कुछ हद तक ईमानदारी झलक रही थी। भाई लुओ, कृपया मुझ पर नरमी बरतें। भाई लुओ। लुओ यांग ने सामने खड़े व्यक्ति की घनी दाढ़ी को देखा, फिर अनजाने में अपने गाल को छुआ। क्या वह सच में इतने बूढ़े दिखते थे? विरोधी होने के नाते हमें स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। लुओ यांग के जवाब ने उस आदमी का चेहरा पीला कर दिया। वह केवल दांत पीसकर अपने दोनों जानवरों को बुला सका। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अपने पहले ही मैच में उनका सामना किंग रैंक बीस्ट मास्टर से हो जाएगा। और उनकी ही तरह वह भी निचले शहर से थे। भला उनका चिसा शहर 10 निचले शहरों में सबसे शक्तिशाली क्यों न हो? चिसा शहर के चैंपियन और अन्य शहरों के चैंपियनों के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? जैसे ही उसके दिमाग में विचारों की हलचल मची हुई थी,
तभी दो राक्षस उसके बगल में प्रकट हुए। उनमें से एक बिच्छू जैसा दिखता था, लेकिन वो काफी बड़ा था, जिसकी लंबाई 1 मीटर थी। सबसे आश्चर्यजनक बात उसके पीछे बिच्छू की लंबी पूंछ थी, जो उसके शरीर से भी लंबी थी। दूसरी एक मुट्ठी के आकार की भूरे काले रंग की चींटी थी। उसकी सतह पर दिख रही ठंडी चमक को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई सावधानीपूर्वक सुरक्षात्मक कवच पहन रखा हो। जाति: विशाल पूंछ वाला बिच्छू। रैंक: स्पिरिट बीस्ट 9 स्टार। प्रकार: पृथ्वी प्रकार। स्थिति: सतर्क। योग्यता: अच्छी। कौशल: 1। बिच्छू का डंक गहन स्तर: विशाल पूंछ वाला बिच्छू लक्ष्य पर हमला करने के लिए अपनी पूंछ को नियंत्रित करता है। 2। छुपकर चलना: उच्च स्तरीय विशाल पूंछ वाला बिच्छू अपने शरीर को पूरी तरह से जमीन के नीचे दबा लेता है। दलदली वातावरण में इस कौशल का उपयोग करने पर कम ऊर्जा खर्च होती है और यह अधिक छुपकर काम करता है। 3। भूमि मरुस्थलीकरण: गहन स्तर: विशाल पूंछ वाला बिच्छू आसपास की भूमि को दलदल में बदल देता है। 4। विशाल चिमटे: गहन स्तर: विशाल पूंछ वाला बिच्छू ऊर्जा को एक विशाल चिमटे में संघनित करके लक्ष्य पर हमला करता है। 5। मौन: गहन स्तर: विशाल पूंछ वाला बिच्छू अपने जीवन के उतार चढ़ाव को पूरी तरह से छिपा सकता है। विकास पथ: विशाल पूंछ वाला बिच्छू विशाल पूंछ वाले बिच्छू का राजा। विशाल पूंछ वाला बिच्छू चमकदार तारा बिच्छू राजा। विशाल पूंछ वाला बिच्छू रेत आत्मा बिच्छू राजा। उनकी लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी हो, लुओ चेन को इस विशाल पूंछ वाले बिच्छू के 3 अलग अलग विकास पथों में बहुत दिलचस्पी थी। जाति: लोहे के कवच वाला सैनिक चींटी। रैंक: स्पिरिट बीस्ट 9 स्टार। प्रकार: धातु प्रकार। राज्य: कोशिश करने के लिए उत्सुक। योग्यता: उत्कृष्ट। कौशल: 1। लौह कवच गहन स्तर: लौह कवचधारी सैनिक चींटी का शरीर मोटे लोहे के कवच से सुरक्षित होता है, जो अधिकांश क्षति को प्रभावी ढंग से रोक सकता है। 2। स्वर्णिम रेत उच्चतम स्तर: लोहे के कवच वाला सैनिक चींटी स्वर्णिम रेत को संघनित करता है। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों में असाधारण विनाशकारी शक्ति होती है। 3। विशाल शक्ति: उच्च स्तरीय लोहे के कवच से लास सैनिक चींटी में असाधारण शक्ति होती है। 4। गोल्डन स्पिरिट शील्ड: प्रोफाउंड टियर धातु की मौलिक ऊर्जा एक ढाल में संघनित हो जाती है। 5। गोल्डन सैंडस्टॉर्म अर्थ टियर आयरन आर्मर्ड सोल्जर एंट बड़ी मात्रा में सुनहरी रेत को नियंत्रित करके एक तूफान बनाता है जो अत्यधिक शक्तिशाली क्षति पहुंचाता है। विकास पथ: लोहे के कवचधारी सैनिक चींटी युद्ध सैनिक चींटी। लोहे के कवच वाला सैनिक चींटी यांत्रिक सैनिक चींटी। ये लोहे के कवच वाला सैनिक चींटी, जो विशाल पूंछ वाले बिच्छू के एक पंजे से भी छोटी प्रतीत होती थी, झांग किंग का मुख्य युद्ध पशु निकली। किंग्यांग शहर के इल्यूजन वर्ल्ड में होने वाली बीस्ट मास्टर लड़ाइयों के विपरीत, जहां मुलाकात का मतलब ही लड़ाई की शुरुआत होती थी, लियुगुआन शहर की प्रतियोगिता में लड़ाई आधिकारिक तौर पर तभी शुरू होती थी जब सिस्टम इसकी घोषणा करता था। लुओ चेन ने दोनों जानवरों की जानकारी देखना समाप्त कर दिया और कुछ ही समय बाद सिस्टम की आवाज सुनाई दी। दोनों प्रतिभागियों ध्यान दें, मुकाबला अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। यह आवाज सुनकर लुओ यांग अपनी आरामदेह झुकी हुई मुद्रा से युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में आ गया। स्कारलेट फ्लेम ने पहले धीरे धीरे अपने चारों अंगों को हिलाया, फिर अचानक उसकी गति तेज हो गई और वह झांग किंग की ओर बढ़ते हुए लगभग एक परछाई में तब्दील हो गया। जब तक यह अखाड़े के केंद्र तक पहुंचा, तब तक फ्लोइंग फ्लेम बुलेट इसके चारों ओर संघनित होना शुरू हो चुका था। इसके अलावा एक गहन स्तरीय कौशल स्कारलेट फ्लेम, जो अब एक राजा रैंक वाला जानवर है, ने इसे अत्यधिक बढ़ी हुई गति और फ्लोइंग फ्लेम बुलेट तीव्रता के साथ निष्पादित किया। कुछ ही देर में स्कारलेट फ्लेम झांग किंग के सामने आ गई। मैच शुरू होने की घोषणा होते ही झांग किंग ने अपने दोनों बीस्ट्स को कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय करने का निर्देश दे दिया था। जिस स्थान पर वह खड़ा था, उसके अलावा बाकी सभी क्षेत्र पहले से ही दलदल जैसी स्थिति में थे, जिसका उद्देश्य स्कारलेट फ्लेम के आगे बढ़ने को रोकना था। फिर लोहे के कवचधारी सैनिक चींटी ने सामने एक मोटी सुनहरी आत्मा ढाल खड़ी कर ली और उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रेत की एक परत फैल गई, मानो वह जवाबी हमला करने का अवसर तलाश रही हो। हालांकि झांग किंग और उसके जानवरों को राजा रैंक वाले जानवर से लड़ने का कोई अनुभव नहीं था और वे राजा रैंक और स्पिरिट रैंक के बीच के विशाल अंतर को नहीं समझते थे। स्कारलेट फ्लेम पीले रेतीले इलाके के किनारे पर खड़ी थी और उसके चारों ओर मौजूद कई फ्लोइंग फ्लेम बुलेट निर्दयतापूर्वक आगे की ओर टकरा रही थीं।
बर्फीली नीली ज्वाला की पूंछ को घसीटते हुए बहती ज्वाला की गोली ने लोहे के कवचधारी सैनिक चींटी के स्वर्ण आत्मा ढाल पर प्रहार किया। टकराना, भयानक नीली चिंगारियां बिखर गईं और लोहे के कवच वाले सैनिक चींटी की रक्षा करने वाली अंडाकार आकार की गोल्डन स्पिरिट शील्ड पर दरारें दिखाई दी, फिर वह हवा में सुनहरे पीले टुकड़ों में बिखर गई। सिर्फ एक फ्लोइंग फ्लेम बुलेट ने गोल्डन स्पिरिट शील्ड को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। फिर दूसरा हमला हुआ, जिसने सीधे लोहे के कवचधारी सैनिक चींटी के शरीर पर प्रहार किया। उसकी भूरी काली सतह पर पाला जम गया, जिसके बाद दर्द भरी एक दबी हुई कराह सुनाई दी। लोहे के कवच वाली सैनिक चींटी पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ी, या तो बेहोश हो गई या अत्यधिक ठंड से नष्ट हो गई। स्कारलेट फ्लेम ने बचे हुए झांक किंग और आंखों से ओझल हो चुके विशाल पूंछ वाले बिच्छू को देखा। उसने तुरंत ही शेष चारों फ्लोइंग फ्लेम बुलेट को एक ही बार में झांक किंग पर फेंक दिया। जैसे ही उसने फ्लोइंग फ्लेम बुलेट दागी, स्कारलेट फ्लेम को अचानक अपने पंजे में हल्का दर्द महसूस हुआ। नीचे देखने पर पता चला कि जायंट टेल स्कॉर्पियन उसकी नजरों से ओझल हो गया था। उसकी विशाल पूंछ अब स्कारलेट फ्लेम के पंजे को छेद रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह स्कारलेट फ्लेम के फर को भी नहीं तोड़ सकी। स्कारलेट फ्लेम ने अपना पंजा उठाया और फिर उसे विशाल पूंछ वाले बिच्छू की ओर नीचे किया। दुनिया अचानक शांत हो गई। यहाँ तक कि बीस्ट मास्टर झांक किंग भी फ्लोइंग फ्लेम बुलेट के हमले के तहत भयभीत भावों के साथ एक बर्फ की मूर्ति में बदल गए। झांक किंग की युद्ध क्षमता खत्म हो गई है। लुओ यांग यह मैच जीतता है। इस तरह के मैच का परिणाम स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक नहीं था। स्कारलेट फ्लेम लुओ यांग के पक्ष में लौट आई। इस तरह की लड़ाई में उसकी ऊर्जा का बहुत कम हिस्सा खर्च हुआ। राजा श्रेणी के जीव और आत्मा श्रेणी के जीव के बीच का अंतर अभी भी बहुत अधिक था, मानो जीवन स्तर में एक बड़ी छलांग हो। केवल गहन कौशल का उपयोग करके भी ये पल भर में कई आत्मा जीवों को मार सकता था। राजा रैंक के जानवर के रूप में सफलतापूर्वक पदोन्नत होने के बाद ही लुओ यांग को एहसास हुआ कि उस समय फैंग लिंग्यू के साथ बराबरी करने की उसकी क्षमता काफी हद तक भाग्य पर निर्भर थी। हालांकि इसे यादृच्छिक मिलान कहा जा रहा था, लेकिन अवलोकन कर रहे लुओ चेन ने उत्सुकता से महसूस किया कि लियुगुआंग शहर के अधिकारी जानबूझकर सभी राजा रैंक के पशु स्वामियों को अलग रख रहे थे, क्योंकि उस सुबह हुए पांचों मैचों में ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां किंग रैंक बीस्ट मास्टर्स आपस में लड़ रहे हों। हालांकि उद्घाटन समारोह के दौरान लुओ चेन को यह महसूस हुआ कि सभी प्रतियोगियों में निश्चित रूप से कम 20 किंग रैंक बीस्ट मास्टर थे। अंततः केवल 20 प्रतियोगी ही अंतिम दौर में पहुंच सके। यदि कोई विशेष परिस्थिति न होती, तो स्पिरिट रैंक बीस्ट मास्टर्स इस प्रतियोगिता में केवल प्रतिभागी बनकर रह जाते। इसके अलावा यह अपरिहार्य था कि कई किंग रैंक बीस्ट मास्टर्स शुरुआत में ही बाहर हो जाएंगे। यदि किंग रैंक बीस्ट मास्टर्स को लगातार एक दूसरे से भिड़ने से रोका जाता और सभी किंग रैंक बीस्ट मास्टर्स अपराजित रहते, तो ये स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन होता। इसलिए ये निश्चित था कि किंग रैंक बीस्ट मास्टर्स अंततः मिलेंगे, शायद प्रतियोगिता के उत्तरार्ध में। प्रतियोगिता के उत्तरार्ध तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। आज लुओ यांग के 10वें मैच में आखिरकार उनका सामना अपने पहले वास्तव में दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी से हुआ। हे लियांगशु, लियुगुआंग शहर के हे परिवार से राजा श्रेणी के तीसरे सितारा स्तर के पशु स्वामी हैं। लुओ यांग ने अपने सामने बैठे युवक की ओर देखा, जिसका चेहरा कुछ हद तक भयावह था। किसी कारणवश उसे उसके आसपास बहुत असहज महसूस हो रहा था। लुओ यांग, किंगयांग सिटी, किंग रैंक 1 स्टार में किंग रैंक बीस्ट मास्टर। हालांकि अपने प्रतिद्वंदी को नापसंद करने के बावजूद लुओ यांग ने अपना परिचय दिया। इसके अलावा लियुगुआंग शहर का ये प्रतिद्वंदी आज उसके सामने आए अन्य प्रतिद्वंदियों से बिल्कुल अलग था। उसे इसे गंभीरता से लेना ही था। ये सोचते हुए लुओ यांग किसी भी क्षण अपने दूसरे जानवर को बुलाने के लिए तैयार हो गया। हे लियांगशु ने लुओ यांग की ओर देखा, जिसके पास केवल एक ही जानवर था, और धीरे से मुस्कुराया। निचले शहर के लड़के, क्या तुम्हारे पास कोई और जानवर हैं? जल्दी करो और उन्हें बुलाओ, नहीं तो बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ये सब कहने के बावजूद हे लियांगशु को वास्तव में विश्वास नहीं था कि लुओ यांग के पास दूसरा किंग बीस्ट हो सकता है, क्योंकि उनके विचार में निचले शहर से आए लुओ यांग के लिए एक राजा जानवर का होना ही परम सीमा थी। उसके पास दूसरा कैसे हो सकता था? उसने अपना सिर हिलाया और उसके बगल में अलग अलग रूपों वाले 2 राक्षस प्रकट हुए।
एक राक्षस जो शेर के रूप में ही प्रकट हुआ, लेकिन उसका रूप चियान से बिल्कुल अलग था। इसका शरीर सुनहरे काले कवच की एक परत से ढका हुआ था और इसका आकार चियान से थोड़ा छोटा था। इससे भी अधिक विचित्र बात ये थी कि इसकी भौहों के बीच एक तीसरी ऊर्ध्वाधर पुतली थी, जो इसे कुछ हद तक भयंकर रूप देती थी। जाति, 3 आंखों वाला कवचधारी शेर राजा। रैंक, किंग बीस्ट 2 सितारा। प्रकार, धातु प्रकार, हल्का प्रकार। स्थिति, अभिमानी, तिरस्कारपूर्ण। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल, 1। शरीर कवच गहन स्तर 3 आंखों वाले कवचधारी शेर राजा का पूरा शरीर कवच से सुरक्षित है और यह सक्रिय रूप से अन्य लक्ष्यों पर कवच की एक परत प्रदान कर सकता है। 2। स्पिरिट आई लेजर प्रोफाउंड टियर थरी आइड आर्मर लान किंग के माथे पर स्थित तीसरी आंख अत्यंत शक्तिशाली लेजर हमले कर सकती है। 3। गोल्डन रिंग ब्लेड प्रोफाउंड टियर थरी आइड आर्मर लान किंग अपने कवच से धातु तत्वों से बने रिंग ब्लेड लॉन्च करके लक्ष्यों पर हमला करता है। 4। लेजर बीम पृथ्वी स्तर 3 आंखों वाला कवचधारी शेर राजा अपनी पीठ से तोपें उठाता है और लक्ष्य क्षेत्र पर शक्तिशाली लेजर बीम दागता है। 5। भ्रमों को तोड़ना गहन स्तर तीसरी आंख भ्रमों को भेद कर वास्तविकता को समझ सकती है। अत्यंत उन्नत स्तर इसके पंजे विशेष धातु तत्वों से ढके होते हैं, जो इसके स्टील ब्लेड पंजों को ढाल भेदने की अद्वितीय शक्ति प्रदान करते हैं। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। लुओ चेन ने हे लियांगशु की क्षमताओं को देखा और चुपचाप भौहें सिकोड़ी। एक महान पशु होने के बावजूद इसमें केवल एक ही पृथ्वी स्तरीय क्षमता थी। क्या बाहरी दुनिया में पशुओं की यही स्थिति होती है? इसके अलावा हे परिवार लियुगुआंग शहर का एक प्रमुख परिवार था, इसलिए पृथ्वी स्तर के कौशल वाला कोई जानवर वास्तव में अत्यंत दुर्लभ माना जाता था। यह उन कुछ मौकों में से एक था जब लुओ चेन ने बाहरी दुनिया से अन्य किंग बीस्ट को देखा था, इसलिए वह अन्य बीस्ट के विकास पथों का पता लगाने की प्रणाली की क्षमता के बारे में अधिक समझ रखने से खुद को रोक नहीं सका। इसके बाद लुओ चेन ने हे लियांगशु के बगल में मौजूद एक और जानवर को देखा, जो कि एक राजा जानवर था। हालांकि इसका रूप थोड़ा अजीब था, क्योंकि हरे नीले रंग की सांप की पूंछ के 2 सिरे थे, एक बैंगनी और दूसरा हरा। इसका आकार बहुत बड़ा नहीं था, केवल लगभग 2 या 3 मीटर था, जो इसे चियान और 3 आंखों वाले कवचधारी शेर राजा दोनों की तुलना में काफी छोटा बनाता था। जाति, नीले रंग का 2 सिर वाला सांप। रैंक, किंग बीस्ट 3 स्टार। प्रकार, विष प्रकार, जल प्रकार, वायु प्रकार। स्थिति, अवसर की प्रतीक्षा में। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल, 1। विस्मित करने वाली आत्मा विष धुंध गहन स्तर नीले रंग का स्केल वाला 2 सिर वाला सांप अपने बैंगनी सिर से जहरीली धुंध उगलता है। 2। जेड स्केल स्नैक जहर पृथ्वी स्तर एजोर स्केल 2 हेडेड स्नैक के प्रत्येक हमले से होने वाली क्षति के परिणामस्वरूप लक्ष्य पर जेड स्केल स्नैक जहर का एक निशान लग जाता है। जहर के निशान की 5 परतें हो जाने पर वे फट जाती हैं, जिससे भारी क्षति होती है और लक्ष्य ऊर्जा खपत करने वाले कौशल का उपयोग करने में असमर्थ हो जाता है। 3। जल तरंग आत्मा चिन्ह गहन स्तर नीले रंग के 2 सिर वाले सर्प का हरा सिर एक आत्मा चिन्ह उत्सर्जित करता है। जब तक यह आत्मा चिन्ह मौजूद रहता है, ये वातावरण में जल तत्वों की सांद्रता को लगातार बढ़ा सकता है। 4। मौन जल कारावास पृथ्वी स्तर नीले रंग के 2 सिर वाले सांप का हरा सिर एक जल कारावास को संघनित करता है, जो लक्ष्य को लंबे समय तक कैद रखने में सक्षम है। 5। मानसिक समन्वय गहन स्तर नीले रंग के 2 सिर वाले सांप की आत्मा स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली होती है, जिससे उसे मानसिक प्रकार के हमलों के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। कौशल, विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। कौशल के दृष्टिकोण से यह नीले रंग का 2 सिर वाला सांप वास्तव में उस शक्तिशाली दिखने वाले 3 आंखों वाले कवचधारी शेर राजा की तुलना में कहीं अधिक दुर्जेय था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि लुओ यांग को शायद उन 2 विरोधी राक्षसों के बारे में जानकारी नहीं थी। उसे बस यही उम्मीद थी कि अब वह और अधिक सतर्क रह सकेगा। उम्र के हिसाब से लुओ यांग अभी भी एक छात्र था जिसने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं की थी। पाठ्य पुस्तकों में उसने जो कुछ भी पढ़ा था, वह ज्यादातर भयंकर और आध्यात्मिक स्तर के जानवरों के बारे में था, और उसे राजा स्तर के जानवरों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। भले ही उसे रुचि थी और उसने निजी तौर पर बहुत कुछ सीखा था, लेकिन जानवरों के बारे में जानकारी वास्तव में विशाल और अंतहीन थी, इसलिए वह बहुत कुछ याद नहीं रख सकता था। इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति के 2 राक्षसों को नहीं देखा था।
लेकिन सौभाग्य से ही लियांगशु को भी लुओ यांग के राक्षस के बारे में जानकारी नहीं थी। अतः इस संदर्भ में उनकी परिस्थितियां समान थीं। मैच अब शुरू होता है। सिस्टम की घोषणा देर से आई। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही लुओ यांग के बगल में खड़ी चियान ने आकाश की ओर गुस्से से दहाड़ मारी। बर्फ की ज्वाला मानो जीवन से परिपूर्ण हो उसके शरीर से बाहर की ओर फैल गई। ठंडी लेकिन खूबसूरत नीली बर्फ ने नीचे की घास को ढक रखा था और पारदर्शी बर्फ के क्रिस्टल जमीन से ऊपर उठ रहे थे, जहां आत्माओं की तरह नाचती हुई नीली ज्वालाएं देखी जा सकती थीं। पलक झपकते ही युद्ध क्षेत्र का अधिकांश भाग बर्फ और हिम की एक सुंदर दुनिया में बदल गया। इसके भीतर लगभग 10 मीटर लंबा आइस फ्लेम लायन किंग चियान स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र का एकमात्र राजा बन गया था। इसके चारों ओर की बर्फ की ज्वाला और अधिक प्रखर हो गई और एक विशाल बर्फ की ज्वाला वाला शेर राजा अस्पष्ट रूप से आकार लेने लगा। ये चियान की डोमेन स्किल, डोमेन ऑफ आइस एंड फायर का प्रभाव था और दृश्य वास्तव में भव्य था। हालांकि हे लियांगशु एक अयाश नौजवान था, फिर भी उसे युद्ध का कुछ अनुभव था और उसके दोनों जानवर कमजोर नहीं थे। अपने सामने फैले विशाल नीले बर्फीले क्षेत्र को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि दूसरी तरफ मौजूद राक्षस से निपटना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। विशेषकर वह विशालकाय शेर जो ठोस रूप लेने ही वाला था, जिसने उसे और अधिक विलंब करने का साहस नहीं करने दिया। अरे यार कुआंगजिया, तुम सीधे उस शेर से भिड़ जाओ। किंगलिन, अपने विषैले कोहरे का इस्तेमाल करके बगल से मदद करो और उस लुओ यांग पर हमला करने का मौका ढूंढो। ही लियांगशु का आदेश सुनकर उसके दोनों जानवर जरा भी नहीं हिचकिचाए और बेहद कम तापमान वाले बर्फ और आग के क्षेत्र में कदम रख दिया। बर्फ और आग के क्षेत्र में प्रवेश करते ही तापमान में अत्यधिक अंतर ने 3 आंखों वाले कवचधारी शेर राजा को भी कपकपा दिया, लेकिन नीले रंग के तराजू वाले 2 सिर वाले सांप की हालत थोड़ी बेहतर थी। कम से कम बाहरी तौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दी। हालांकि नीले रंग के 2 सिर वाले सांप के दोनों सिर अपनी मानसिक दुनिया में शिकायत करना बंद नहीं कर सके। ग्रीन हेड, धिक्कार है, ये सांप के लिए जगह नहीं है। मुझे सोना है। पर्पल हेड, बेवकूफ, सो मत। जल्दी करो और विरोधी बीस्ट मास्टर को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। जैसे ही दोनों राक्षस प्रवेश कर गए, बर्फ और आग के क्षेत्र में सर्वव्यापी नीली ज्वालाएं मानो जीवंत हो उठी, जमीन पर नाचने लगी और दोनों राक्षसों की ओर उमड़ पड़ी। हालांकि वे दोनों जानवर आखिरकार राजा श्रेणी के जानवर थे और इस स्तर के हमले का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बस अपने शरीर को झटका दिया और नीली लपटें गायब हो गईं, यहाँ तक कि उनकी प्राकृतिक त्वचा की सुरक्षा को भी भेद नहीं पाई। 3 आंखों वाले कवचधारी शेर राजा का आंतरिक जीवन नीले रंग के 2 सिर वाले सांप जितना समृद्ध नहीं था। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह तेजी से चियान की ओर बढ़ा। उसी समय उसकी पीठ पर एक काला थूथन दिखाई दिया, जिससे भयानक ऊर्जा का प्रवाह निकल रहा था। जब वह चियान से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था, तो उसकी पीठ पर लंबे समय से चार्ज हो रही लेजर बीम एक गर्जना के साथ फट पड़ी। एक किरण जो किसी पुरुष के आलिंगन जितनी मोटी थी और जिसमें अद्वितीय शक्ति समाहित थी, सीधे चियान की ओर लक्षित थी। चियान निडर था। उसने अपना मुंह खोला और एक घनी बर्फीली ज्वाला निकली, जो हवा में ही लेजर बीम से टकरा गई। हालांकि लेजर बीम की तीव्रता काफी अधिक थी, चियान द्वारा उगली गई लपटों ने बीम को केवल कुछ समय के लिए ही रोका। फिर लेजर बीम तेजी से चियान के शरीर की ओर बढ़ी। तभी चियान के पीछे से एक विशाल पंजा नीचे आया और लेजर बीम से टकरा गया। बर्फ के क्रिस्टल जैसे शुद्ध नीली लपटों से ढके पंजे पर एक गहरा छेद दिखाई दिया। इसके परिणामस्वरूप लेजर बीम लगातार नष्ट होती रही और पंजे को भेदने में असमर्थ रही। कुछ पल के अवकाश के दौरान चियान ने आकाश की ओर देखा और उसके शरीर से एक अदृश्य कंपन फैल गया, मानो वह आकाश के साथ तालमेल बिठा रहा हो। आकाश भी नीला हो गया, फिर गहरे नीले बादलों की एक परत दिखाई दी, जिसके बाद आकाश से जमीन पर बर्फ के टुकड़ों के रूप में जलती हुई आग गिरने लगी। यह बारिश की तरह था, फर्क सिर्फ इतना था कि अब हथेली के आकार के लपटों के गुच्छे गिर रहे थे। आसपास का तापमान और भी कम हो गया प्रतीत होता था। दूसरे शब्दों में कहें तो नीले रंग के 2 सिर वाले सांप ने डरते हुए उस जल तरंग आत्मा मोहर को वापस खींच लिया जिसे उसने अभी अभी थूका था। क्योंकि आसपास के जल तत्व की ऊर्जा प्रचुर मात्रा में हो जाने के कारण उसी अनुपात में सभी जल तत्व बर्फ के टुकड़ों में परिवर्तित होकर गिर गए थे, जो नीले रंग के 2 सिर वाले सांप के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर थे।
20 मीटर से अधिक ऊंचा आइस फ्लेम ट्रू बॉडी हल्के से छलांग लगाकर थरी आइड आर्मर लायन किंग के सामने आ पहुंचा। बर्फ की ज्वाला से परिपूर्ण उसका पंजा 3 आंखों वाले कवचधारी शेर राजा की ओर झपटा। नीले रंग के तराजू वाले 2 सिर वाले सांप ने 3 आंखों वाले कवचधारी शेर राजा पर एक नजर डाली, जो बर्फ की ज्वाला के वास्तविक शरीर के साथ एक कठिन लड़ाई में जूझ रहा था, और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय इसने आकाश से गिरती हुई जलती हुई आग से सावधानीपूर्वक बचते हुए फुर्ती से लुओ यांग की स्थिति की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, उसके दोनों सिरों की आंखों में धीरे धीरे आश्चर्य का भाव प्रकट होने लगा। दूरी उपयुक्त होने का आभास होते ही उसके बैंगनी सिर से बड़ी मात्रा में बैंगनी धुंध निकली, जो आसपास के वातावरण में फैल गई। फिर अचानक उसकी गति बढ़ गई और वह तेजी से आगे बढ़कर अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए शारीरिक रूप से कमजोर जानवर स्वामी लुओ यांग का गला घोंटने के इरादे से हमला करने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाता, एक और मोटा पंजा उसके रास्ते में तेजी से और सटीक रूप से आ गिरा। बेहोश होने से पहले नीले रंग के 2 सिर वाले सांप को समझ नहीं आ रहा था कि वह विशालकाय जीव कुआंगजिया से क्यों नहीं लड़ रहा था। वह अचानक उसके सामने फिर से कैसे प्रकट हो गया। चियान ने नीले रंग के स्केल वाले 2 सिर वाले सांप को देखा, जो दूसरे आइस फ्लेम ट्रू बॉडी के पैर के नीचे बेहोश हो गया था, और तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। पहला आइस फ्लेम ट्रू बॉडी बर्फ और अग्नि के क्षेत्र से संघनित हुआ था, और दूसरा आइस फ्लेम ट्रू बॉडी स्वाभाविक रूप से अपने ही आइस फ्लेम ट्रू बॉडी से संघनित हुआ था। कौशल। हालांकि बर्फ और अग्नि का क्षेत्र भी एक नई बर्फ ज्वाला वास्तविक शरीर का निर्माण कर रहा था, लेकिन इसकी गति उतनी तेज नहीं थी। ही लियांगशु ने देखा कि नीले रंग के तराजू वाले 2 सिर वाले सर्प को अचानक प्रकट हुए विशालकाय अग्नि प्रभु शेर ने पराजित कर दिया, और दूसरी ओर 3 आंखों वाले कवचधारी शेर राजा भी भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि वह नुकसान में था। उसके 2 जानवर वास्तव में प्रतिद्वंदी के एक जानवर का मुकाबला करने में असमर्थ थे, जिसे उसका स्वाभिमान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सका। उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, बेकार। फिर चियान और नव प्रकट हुए आइस फ्लेम ट्रू बॉडी को अपनी ओर आते देख उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ अपना तुरुप का पत्ता ही इस्तेमाल कर सकता है। वह लोअर सिटी के एक लड़के से हार ही नहीं सकता था। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली, तो उसकी पुतलियां और आंखों का सफेद हिस्सा गायब हो चुका था, जो चमकीले हरे प्रकाश की एक परत से ढका हुआ था। उसके पीछे एक प्राचीन और अनोखे आकार का चीड़ का पेड़ दिखाई दिया। इसके साथ ही एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। ही लियांगशु के माथे के बाल बिना हवा के हिलने लगे, जिससे उसके माथे के बाल ऊपर की ओर उड़ने लगे। एक और शक्तिशाली दानव प्रकट हुआ। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह सचमुच लियुगुआंग शहर के एक कुलीन परिवार का वंशज था। भला निचले शहर का कोई व्यक्ति दूसरों से कैसे तुलना कर सकता था। लुओ चेन ने धीरे से आह भरी। ये पहली बार था जब वह कुछ करने के लिए आगे आना चाहता था। ये दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। संसाधनों से वंचित उन साधारण लोगों के पास प्रतिभा होने के बावजूद उपयुक्त जानवर प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। इस प्रकार वे अपनी प्रतिभा का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ थे। इसके अलावा यह ऐसी समस्या नहीं थी जिसका समाधान केवल प्रयासों से ही हो सकता था। कुलीन परिवारों ने पहले ही बहुत सारे संसाधनों पर एकाधिकार कर लिया था। शायद राज्य के बुजुर्ग झुआंग शेंग इस स्थिति को बदलना चाहता था, इसीलिए उसने अपने अधिकांश सामान्य पशु विकास संबंधी जानकारी प्रकाशित की। कुछ दुर्लभ विकास पथों के प्रकाशित न होने के बारे में लुओ चेन को भी एक हल्का सा अनुमान था। अधिकांश संसाधनों पर कुलीन परिवारों का एकाधिकार होने के कारण भले ही ये प्रकाशित हो जाएं, साधारण बीस्ट मास्टर्स के पास विकास के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करने का कोई साधन नहीं होगा। प्रकाशित होने पर भी ये केवल महान कुलीन परिवारों की शक्ति को और मजबूत करेगा। जब लुओ चेन अभी भी अपने मन में विचार कर रहा था, तभी युद्ध के मैदान में मौजूद हे लियांगशु ने स्ट्रीमिंग फायर और आइस फ्लेम ट्रू बॉडी को अपनी ओर आते हुए देखा और एक भयावह हंसी हंस दी। लोअर सिटी के निवासी, मुझे अपना हुनर दिखाने दीजिए। उसके हाथ क्रमशः उसके दोनों जानवरों की ओर बढ़े, और फिर उनके शरीरों से खंडित प्रकाश की झिलमिलाहट प्रकट हुई। थका हुआ त्रिनेत्र कवचधारी शेर राजा का शरीर और भी विशाल हो गया, अचानक लगभग 20 मीटर ऊंचे हिमज्वाला के वास्तविक शरीर के बराबर हो गया। इतना ही नहीं, इसकी युद्ध शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई,
और यह बदले में आइस फ्लेम ट्रू बॉडी को भी दबाने में सक्षम हो गया। और बेहोश पड़ा नीले रंग का 2 सिर वाला सांप भी धीरे धीरे जाग उठा। उसके दोनों सिरों के बीच एक तीसरे सिर के प्रकट होने का हल्का सा आभास हुआ, और उसके शरीर पर मौजूद हरे रंग की पपड़ियों पर हल्के सफेद निशान दिखाई देने लगे। उसके शरीर की आभा भी पहले से बहुत अलग थी। उसके शरीर के चारों ओर हवा चलने लगी, जिससे उसके चारों ओर एकत्रित बर्फीली नीली लपटें दूर उड़ने लगीं। थोड़े ही समय में दोनों राक्षसों की आभा में जबरदस्त परिवर्तन हुए। इससे पहले उनका प्रदर्शन किंग रैंक बीस्ट के 2 सितारा स्तर पर था, लेकिन अब वे पूरी तरह से 4 सितारा स्तर तक पहुंच गए। यह मानना पड़ेगा कि इस तरह का सुधार वाकई चौंकाने वाला था। लुओ चेन के अनुमान के अनुसार ही लियांगशु की प्रतिभा किसी जानवर की युद्ध शक्ति को अस्थायी रूप से बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। दरअसल लुओ यांग के खिलाफ जीतना असंभव नहीं था। अगर वो पर्याप्त समय तक संघर्ष करता रहता, इस स्थिति के प्रभाव के समाप्त होने का इंतजार करता और फिर जवाबी हमला करता, तो उसके जीतने की संभावना काफी अधिक थी। हालांकि असली चुनौती ये थी कि क्या लुओ यांग 3 राक्षसों के हमलों का सामना करते हुए इस अवस्था की अवधि को सचमुच सहन कर पाएगा। दर्शक दीर्घा में बैठे लुओ चेन ने हे लियांगशु के पीछे मौजूद तीसरे चीड़ के पेड़ जैसे दिखने वाले जानवर को देखा। नस्ल क्रेन स्पिरिट ग्रीन टफ पाइन। रैंक किंग बीस्ट 3 सितारे। प्रकार लकड़ी प्रकार मानसिक प्रकार। स्थिति मौन। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 फुर्तीला अवरोध गहन स्तर क्रेन स्पिरिट ग्रीन टफ पाइन लक्ष्य क्षेत्र में एक बड़े क्षेत्र को कवर करने वाला अवरोध उत्पन्न करता है। 2 क्रेन स्पिरिट अर्थ टियर क्रेन स्पिरिट ग्रीन टफ पाइन बड़ी संख्या में मारे गए क्रेन प्रकार के जानवरों की मानसिक ऊर्जा को अवशोषित करके एक क्रेन स्पिरिट का पोषण कर सकता है, जिसमें स्वतंत्र कौशल होते हैं उन क्रेन प्रकार के जानवरों के कौशल से संबंधित जिन्हें उसने खाया है। 3 असंख्य चीड़ की सुइयां गहन स्तर लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए चीड़ की सुइयां फेंकता है। 4 आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रहण गहन स्तर अपने आसपास एक निश्चित सीमा के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रहण करता है। 5 स्पिरिट इन्फ्यूजन अर्थ टियर क्रेन स्पिरिट ग्रीन टफ पाइन लक्ष्य के शरीर में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे उसकी युद्ध शक्ति अस्थायी रूप से बढ़ जाती है। 6 पुराने पेड़ की जड़ें पृथ्वी स्तर क्रेन स्पिरिट ग्रीन टफ पाइन की जड़ प्रणाली अत्यंत विशाल और जटिल है, जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैलने और किसी भी समय पृथ्वी को तोड़कर हमला करने में सक्षम है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। क्रेन स्पिरिट कौशल का वर्णन थोड़ा अजीब था। लुओ चेन के दिल में थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई। हालांकि अगले ही पल उसकी जिज्ञासा शांत हो गई, क्योंकि क्रेन स्पिरिट ग्रीन टफ पाइन के मजबूत शाखाओं पर अचानक एक लंबे शरीर वाली सफेद सारस दिखाई दी। जैसे ही यह प्रकट हुआ, इसने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया, फिर चारों ओर तेज रोशनी बिखेरी, व्यवहारिक रूप से एक छोटे सूर्य में परिवर्तित हो गया और स्ट्रीमिंग फायर की ओर तेजी से गिरने लगा। हालांकि यह एक सम्मन के रूप में बुलाया गया स्पिरिट क्रेन था, और शायद इसमें अपनी खुद की बुद्धि भी न हो, लेकिन इसके हमले की शक्ति अन्य 2 जानवरों की तुलना में बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। ठीक है, अब लुओ यांग और स्ट्रीमिंग फायर को 4 राक्षसों द्वारा हमला किए जाने की स्थिति का सामना करना पड़ा। लुओ यांग की भौहें भी अनजाने में तंग गईं। लियुगुआंग शहर का ये पशु स्वामी सचमुच चालाक था। ऐसा लग रहा था कि बिना किसी वास्तविक कौशल का प्रदर्शन किए उसे हराना वाकई मुश्किल होगा। लुओ यांग की आंखें थोड़ी बंद हो गईं और उसने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो जिसके पास बीस्ट मास्टर की प्रतिभा है। जब उसकी आंखें दोबारा खुली, तो वे बर्फीली नीली लपटों के 2 गुच्छों से ढकी हुई थीं, और फिर बर्फ के रंग की लपटें उसके शरीर से आसपास के क्षेत्र में फैल गईं। स्ट्रीमिंग फायर की स्किल के आधार पर लुओ यांग का बर्फ और अग्नि का क्षेत्र विकसित हुआ। आसपास की बर्फीली नीली ज्वालाएं और भी अधिक संख्या में हो गईं, और लुओ यांग के पीछे धीरे धीरे एक प्रेतवाधित बर्फ ज्वाला का वास्तविक शरीर बनने लगा। उसी समय आकाश में बर्फ के क्षेत्र से निकलती हुई आग और भी घनी हो गई, जो नीचे बरसने लगी और अक्सर काफी नुकसान पहुंचाती थी। दूसरी ओर जैसे जैसे क्रेन स्पिरिट धीरे धीरे पास आ रहा था, बहती हुई ज्वाला की गोलियां लगातार बहती हुई आग के चारों ओर संघनित होती जा रही थीं, और उसके शरीर और पंजों पर भी ठोस दिखने वाली नीली लपटें दिखाई दे रही थीं। फिर वो पहले नीचे झुका, फिर ऊंची छलांग लगाकर गिरते हुए क्रेन स्पिरिट की ओर झपटा। टकराना। एक भीषण विस्फोट के बाद स्ट्रीमिंग फायर पीछे की ओर उड़ गई और जमीन पर काफी दूर तक फिसलती चली गई।
हालांकि स्पिरिट क्रेन भी कुछ हद तक दयनीय स्थिति में दिख रही थी, क्योंकि उसके आधे पंख फटे हुए थे। इसे दयनीय कहना कुछ अनुचित प्रतीत होता था, क्योंकि यह कोई भौतिक इकाई तो नहीं थी। जब क्रेन स्पिरिट ग्रीन टफ पाइन से निकली हरी रोशनी की किरण इस पर पड़ी, तो इसके पंख फिर से जुड़ गए और यह अपनी अक्षुण्ण अवस्था में लौट आया। स्ट्रीमिंग फायर जमीन से उठा, उसकी आंखों में थोड़ी सी खामोशी झलक रही थी। काफी समय बीत चुका था, उसका तीसरा आइस फ्लेम ट्रू बॉडी भी प्रकट हुआ, और लुओ यांग के बगल में दो मानवाकार आइस फ्लेम ट्रू बॉडीज एजोर स्केल टू हेडेड स्नैक के साथ लड़ाई में उलझ गए। चीख! जमीन के नीचे से एक तीखी आवाज आई। पेड़ की मोटी जड़ें, तंतुओं की तरह, धरती को चीरती हुई बाहर निकली, और 3 से 4 मीटर मोटी दो जड़ें क्रमशः लुओ यांग और स्ट्रीमिंग फायर की ओर बढ़ गईं। अचानक हुए इस हमले से वे अचंभित रह गए और केवल जल्दबाजी में बचने का ही प्रयास कर सके। जहां पेड़ की जड़ें टकराईं, वहां जमीन पर जमी बर्फ टूट गई, धूल उड़ने लगी और 2 से 3 मीटर गहरे गड्ढे बन गए। उनके आराम करने से पहले ही न केवल पेड़ की मोटी जड़ें जो अभी अभी गिरी थीं, वापस आ गईं, बल्कि जमीन से पेड़ की दो और जड़ें निकल आईं। लुओ यांग और स्ट्रीमिंग फायर केवल लगातार चकमा दे सकते थे, और आइस फ्लेम ट्रू बॉडीज ने भी अपने विरोधियों को छोड़कर उनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इस अफरा तफरी भरी बचाव की कोशिश ने लुओ यांग को हताशा से भर दिया। वह अचानक रुक गया और अलग अलग दिशाओं से आती हुई पेड़ की जड़ों को देखने लगा। उसकी दोनों आंखों का रंग अचानक बदल गया, एक आंख पूरी तरह सफेद हो गई और दूसरी पूरी तरह काली। उनके पैरों से ताइची का यिन यांग प्रतीक पैटर्न शुरू हुआ, और फिर लगातार फैलता गया। लुओ यांग ने अपने हाथों को क्षैतिज रूप से एक साथ जोड़ा, फिर उन्हें ऊपर और नीचे घुमाया, और उसके पैरों के नीचे बना यिन यांग प्रतीक भी तेजी से घूमने लगा। जैसे जैसे घूमने की गति बढ़ती गई, उसके पैरों के नीचे के काले और सफेद हिस्से आपस में मिलकर एक मृत धूसर रंग में तब्दील होते हुए प्रतीत हो रहे थे। धूसर रंग से ढका क्षेत्र बड़ा होता गया। लू यांग ने अपने हाथ ऊपर उठाए, और उसके पैरों के नीचे बने प्रतीक से एक धुंधली धूसर धुंध फैल गई, जो दो वृक्षों की जड़ों से जा मिली। असंख्य दर्शकों की निगाहों के बीच जब दोनों मिले तो कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन दर्शकों की नजरों में ये किसी भी आवाज से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। उन वृक्षों की जड़ों को धुंध ने हल्के से निगल लिया था। निगल लिया कहना पूरी तरह सटीक नहीं होगा, क्योंकि संपर्क बिंदु के अलावा जड़ों के दूर के हिस्से चूर चूर हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी श्रेडर मशीन में डालकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो। लेकिन यह अंत नहीं था। लुओ यांग ने अन्य दो जानवरों को देखा और धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, 10 मीटर से अधिक व्यास वाली धुंधली धूसर डिस्क भी उसके साथ चलने लगी, और उसकी पीठ के पीछे एक घनी धूसर आभा खतरनाक ढंग से लहराने लगी, जिससे वह एक विश्व नष्ट करने वाले दानव स्वामी जैसा प्रतीत होने लगा। उसने पहले 3 आंखों वाले कवचधारी शेर राजा को देखा, फिर नीले रंग के तराजू वाले 2 सिर वाले सांप को देखा। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ फैलाए, प्रत्येक हाथ में एक छोटी ताइची की अंगूठी दिखाई दी, और फिर उसने अपने हाथों को क्रमशः दोनों राक्षसों की ओर फेंका। इसके बाद ताइची के छल्लों ने दोनों राक्षसों के शरीरों को घेर लिया। लुओ यांग की इस हरकत से शोरगुल को देख चुके दोनों जानवर बेहद भयभीत हो गए। वे भागने लगे और बचने की कोशिश करने लगे, और वे छल्ले लगातार उनका पीछा करते रहे। लुओ यांग ने ताइची की दोनों अंगूठियां फेंक दी, और अब उसका ध्यान कहीं और नहीं था, बल्कि उसने अपनी निगाहें हे लियांगशु पर टिका दी। उसका शरीर जमीन से ऊपर तैरने लगा, उसके पैरों के नीचे मौजूद बड़ा भूरा छल्ला भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ गया, और उसका लक्ष्य स्पष्ट रूप से हे लियांगशु और उसके पीछे मौजूद सारा सातवां हरा कठोर चीड़ था। इस दौरान क्रेन स्पिरिट ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन काले कोहरे के संपर्क में आते ही वह सीधे तौर पर नष्ट हो गया, और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। ही लियांगशु ने लुओ यांग को देखा, जो अब एक दानव स्वामी की तरह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार रहा था। उसकी आंखों में भय का भाव झलक रहा था। भला कौन उसे बता सकता था कि निचले शहर के इस लड़के के साथ क्या हो रहा है। वह अपने भीतरी जानवर को हमला करने दिए बिना ऐसा प्रभाव कैसे हासिल कर सकता था। अगर यही उसकी प्रतिभा थी, तो ये बहुत ही असामान्य थी। हालांकि वह आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन मिडिल सिटी का निवासी और हे परिवार का सदस्य होने के नाते उसका स्वाभिमान उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा था।
इस प्रकार उसके पीछे स्थित चीड़ के पेड़ से असंख्य चीड़ की सुइयां लुओ यांग की ओर तेजी से बढ़ी और उसी क्षण जमीन से एक दर्जन पेड़ की जड़ें अचानक बाहर निकल आईं। इस बिंदु पर ही लियांगशु ने अपनी सभी रणनीतियों का प्रयोग कर लिया था। ये बेकार है, लुओ यांग ने धीरे से आह भरी, मानो उसे हे लियांगशु पर दया आ रही हो। फिर उसके पीछे एक काला और एक सफेद रंग के दो तितली के पंख दिखाई दिए। उसने एक कदम बढ़ाया, सीधे हे लियांगशु के जानवर द्वारा छोड़े गए सभी कौशलों को दरकिनार करते हुए, और हे लियांगशु के ठीक सामने प्रकट हो गया। हे लियांगशु की अविश्वास भरी आंखों में सीधे देखते हुए उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उसके सामने उठाया। और फिर लुओ यांग ने धीरे से दो शब्द कहे, जो अब शांत हो चुके उस स्थान में गूंज उठे। विनाश। उस युवक की आवाज स्पष्ट थी और उसमें निर्विवाद अधिकार झलक रहा था। उसके पीछे से घना भूरा कोहरा हे लियांगशु की ओर तेजी से बढ़ा। फिर सभी दर्शकों की निगाहों के सामने हे लियांगशु अपने पीछे मौजूद क्रेन स्पिरिट ग्रीन टफ पाइन के साथ धूसर धुंध के प्रभाव से पूरी तरह से नष्ट हो गया। अंततः लुओ यांग ने स्वाभाविक रूप से मैच जीत लिया। इस परिणाम से लुओ चेन को आश्चर्य नहीं हुआ, जब से उसने यिन यांग दो पंखों वाली तितली को मुक्त किया था। कौशल के दम पर इस मैच का नतीजा पहले ही तय हो चुका था। लुओ चेन को यिन यांग दो पंखों वाली तितली की जानकारी याद आ गई। प्रजाति यिन यांग दो पंखों वाली तितली। रैंक राजा, रैंक एक सितारा। प्रकार अंतरिक्ष प्रकार, रहस्यवादी प्रकार। राज्य आध्यात्मिक ज्ञान। योग्यता उत्तम। कौशल 1 अंतरिक्ष को तोड़ना पृथ्वी स्तर। यिन यांग दो पंखों वाली तितली अपने पंखों को कंपन करती है, अंतरिक्ष को चीरते हुए किसी भी दृश्य स्थान तक पहुंचती है। 2 ताइची यिन यांग आरेख छद्म स्वर्ग श्रेणी। यिन यांग दो पंखों वाली तितली के पंख यिन और यांग ची को मुक्त करते हैं, जो एक साथ मिलकर ताइची यिन यांग आरेख बनाते हैं। ताइची यिन यांग आरेख सुरक्षा। जब तक यह आरेख मौजूद रहता है, यह अपनी परिधि पर एक ढाल बनाता है और आने वाले ऊर्जा हमले को कमजोर करने के लिए ढाल के माध्यम से फैला दिया जाता है। विनाश ऊर्जा। ताइची यिन यांग आरेख के भीतर यिन और यांग ऊर्जा अभिसरित होकर एक नष्ट अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे पदार्थ और ऊर्जा को भंग करने में सक्षम विनाश ऊर्जा का विस्फोट होता है। 3 यिन यांग रिवर्सल डोमेन छद्म स्वर्ग श्रेणी। यिन यांग दो पंखों वाली तितली 1000 मीटर के क्षेत्र का विस्तार करती है। इस क्षेत्र के भीतर यिन यांग दो पंखों वाली तितली पहले से किए गए ऊर्जा हमलों को किसी अन्य गुण में परिवर्तित कर सकती है। यह क्षेत्र के भीतर विभिन्न तत्वों की सांद्रता को भी पुनर्परिभाषित कर सकती है। 4 यिन तितली पृथ्वी श्रेणी। यिन यांग दो पंखों वाली तितली अपनी अवस्था को यिन तितली में परिवर्तित कर लेती है। इस अवस्था में ये भौतिक हमलों से अप्रभावित रहती है, एक आभासी अवस्था शून्य अवस्था में विद्यमान होती है जिसे पदार्थ स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन यह मानसिक या शाप कौशल के हमलों से नहीं बच सकती। 5 यांग तितली पृथ्वी श्रेणी। यिन यांग दो पंखों वाली तितली अपनी अवस्था को यांग तितली में परिवर्तित कर लेती है। इस अवस्था में यह मानसिक हमलों से अप्रभावित रहती है, एक ऐसी वास्तविकता ठोस अवस्था में विद्यमान होती है जो मानसिक ऊर्जाओं को विकृत कर सकती है, लेकिन शारीरिक और ऊर्जा हमलों से नहीं बच सकती। 6 यिन यांग जीवनदायी पृथ्वी श्रेणी। यांगची भौतिक शरीर का उपचार करता है और यिनची मन का उपचार करता है, जो लक्ष्य को थोड़े समय में हुई क्षति की मरम्मत करने में सक्षम है। 7 यिन यांग चक्र गहन श्रेणी। शुद्ध यिन यांग ऊर्जा से निर्मित एक चक्राकार वस्तु, जो लक्ष्य को काट सकती है और काफी क्षति पहुंचा सकती है। यिन यांग तितली में प्रयोग करने पर यह कौशल और भी शक्तिशाली हो जाता है। राज्य विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। यिन यांग दो पंखों वाली तितली वास्तव में वह प्राणी थी जिसे उसने विकसित किया था और जिससे वह सबसे अधिक संतुष्ट था, जिसमें आक्रमण, रक्षा, उपचार और आत्मरक्षा जैसी उत्कृष्ट क्षमताओं का संयोजन था। भले ही वर्तमान में वह एक स्टार वाला किंग रैंक का जानवर था, फिर भी लुओ चेन को पूरा विश्वास था कि लुओ यांग लियुगुआंग सिटी चैंपियनशिप जीत सकता है। आखिरकार लुओ यांग के पास डोमेन स्किल्स वाले 3 किंग रैंक बीस्ट थे। लुओ चेन का मानना था कि न केवल मिडिल सिटी में, बल्कि अपर सिटी में भी बहुत कम बीस्ट मास्टर्स के पास लुओ यांग जैसा उत्कृष्ट बीस्ट मास्टर कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब लुओ यांग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, अब चिंता की बात खुद लुओ चेन थी। आखिरकार पहले मैच में तो वह केवल तीसरा स्थान ही हासिल कर पाया, जो कि एक काफी खराब शुरुआत लग रही थी।
समय तेजी से बीत गया और जल्द ही लुओ चेन की ब्रीडर प्रतियोगिता के लिए शाम हो गई। इस समय प्रतियोगिता स्थल जगमगा रहा था। लुओ चेन परिचित मंच पर खड़ा था और उसके मंच के बगल में रेफरी की भूमिका में वही गंभीर चेहरे वाला व्यक्ति मौजूद था। इस बार लुओ चेन ने अपनी छाती पर लगी नेम प्लेट पर नजर डाली। चेंग युआन, एक बहुत ही साधारण नाम। संक्षिप्त उद्घाटन भाषण के बाद बड़ी स्क्रीन पर मेजबान ने अंततः आज की प्रतियोगिता मूल्यांकन का विषय घोषित किया। आज की प्रतियोगिता का विषय है खेती और विकास। प्रतियोगिता मायावी लोक में आयोजित की जाएगी। लियुगुआंग शहर से 100 सामान्य स्पिरिट रैंक के जीव उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक प्रजनक को सामग्री का चयन करने के लिए आधा घंटा और फिर उसे विकसित करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। अंत में ये प्रणाली पशुपालन से पहले और बाद में उसके विभिन्न मूल्यों में अंतर के आधार पर निर्णय करेगी। सभी पशुपालकों को ध्यान देना चाहिए कि मूल्यांकन केवल पशुपालन से पहले और बाद के अंतर पर आधारित नहीं है। इसके बजाय सूत्र के अनुसार अंतिम स्कोर इक्वल्स खेती के बाद सभी मूल्यों का योग खेती से पहले सभी मूल्यों का योग 0.0005 तारांकन सामग्री का स्पिरिट कॉइन मूल्य। सभी पशुपालकों से अनुरोध है कि वे जिस जानवर का पालन पोषण करें और उसके लिए आवश्यक सामग्री का चुनाव सावधानीपूर्वक करें। लुओ चेन ने ध्यानपूर्वक सोचा और समझा कि इस मूल्यांकन का उद्देश्य केवल प्रजनक की साधना क्षमता का परीक्षण करना ही नहीं था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामग्री रूपांतरण की दक्षता का परीक्षण करना, जो समान सामग्रियों के साथ जानवर की युद्ध शक्ति में सुधार की मात्रा है। जहां तक इस फॉर्मूले की गणना की बात है, गणित में कमजोर लू चेन को इसमें कोई समस्या नजर नहीं आई, लेकिन चूंकि इस पर लियुगुआंग शहर के बड़े अधिकारियों ने शोध किया था, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सोचते हुए लुओ चेन पालथी मारकर बैठ गया, अपने आप को एक आरामदायक मुद्रा में समायोजित किया और फिर उसकी चेतना धीरे धीरे एक विशेष ध्यान विधि के अनुसार मायावी दुनिया में प्रवेश कर गई। मायावी दुनिया में प्रवेश करने पर लुओ चेन इस बार चेन्यांग पेटस्टो में नहीं, बल्कि सीधे मायावी दुनिया के मुख्य अखाड़े में दिखाई दिया। समान वातावरण के कारण उसे क्षण भर के लिए लगा कि वह अभी भी वास्तविक प्रतियोगिता स्थल पर ही है। हालांकि उसके सामने प्रकट हुए आभासी पैनल और उसके बगल में तैरते हुए एक चतुर और बुद्धिमान बटलर ने उसे यह बता दिया कि वह वास्तव में भ्रम की दुनिया में आ चुका है। लुओ चेन के सामने स्क्रीन पर अलग अलग जानवरों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्ड एक के बाद एक दिखाई दिए और लुओ चेन जानवरों के स्टार रैंक को भी सक्रिय रूप से समायोजित कर सकता था। तुरंत ही लुओ चेन ने स्पिरिट रैंक 1 स्टार से स्पिरिट रैंक 9 स्टार में अपग्रेड कर लिया। लुओ चेन ने इन विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखा, उनमें से कई ऐसे थे जिनसे वह बहुत अच्छी तरह परिचित था। उदाहरण के लिए फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ, चियान फायरलान, गोल्डन ब्लेड बटरफ्लाई, सिल्वर वॉरहॉर्स। वहाँ कई ऐसी चीजें भी थी जिन्हें लुओ चेन ने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे स्कारलेट फ्लेम वाइन, ब्लैक जेड स्पिरिट माउस। लुओ चेन ने उन सभी को ध्यान से देखा और अंत में उसने उनमें से एक को चुना जिससे वो परिचित था, गोल्डन ब्लेड बटरफ्लाई। स्पिरिट रैंक की बात करें तो चलिए स्पिरिट रैंक 9 स्टार से शुरुआत करते हैं। जब युद्ध क्षमता बढ़ाने की बात आती है, तो एक रैंक से दूसरे रैंक में पदोन्नत होने से बेहतर सुधार और क्या हो सकता है। लुओ चेन पालथी मारकर बैठ गया, ठीक वैसे ही जैसे वो पिछली ब्रीडर मूल्यांकन परीक्षा के दौरान बैठा था, और उसने एक एक करके उन सामग्रियों का पाठ किया जिनकी उसे आवश्यकता थी। तीसरे दर्जे की आध्यात्मिक वस्तु स्कारलेट सन शहतूत के 12 पत्ते, दूसरे दर्जे की आध्यात्मिक वस्तु हनीस्कल के 5 फूल और सिल्वर बेल घास के 3 फूल। मायावी दुनिया से प्रतिक्रिया तुरंत मिली। जैसे ही लुओ चेन ने बोलना समाप्त किया, उसे जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी वे उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गईं। हालांकि लुओ चेन को धुंधला सा याद था कि मायावी दुनिया के इस कार्य के लिए शुल्क लिया जाना चाहिए, और ये शुल्क आधिकारिक लियुगुआंग शहर के अधिकारियों द्वारा भुगतान किए जाने चाहिए थे। उसने सोचा। गोल्डन ब्लेड तितली आध्यात्मिकता आध्यात्मिक रूप से जागरूक धीरे धीरे लुओ चेन के सामने मंडराने लगी, मानो कोई शांत छोटी बच्ची लुओ चेन द्वारा सामग्रियों को परिष्कृत करने की प्रतीक्षा कर रही हो। उसने सिल्वर बेल घास से चांदी जैसे सफेद घंटी के आकार के पत्ते और शाखाएं तोड़ी। जैसे ही पत्ते और शाखाएं हिली, एक मधुर चांदी की घंटी जैसी ध्वनि स्पष्ट रूप से गूंजती हुई सुनाई दी। लेकिन जब आप ध्यान लगाकर सुनते थे, तो ऐसा लगता था मानो ये सिर्फ एक भ्रम हो। लुओ चेन ने 3 सिल्वर बेल ग्रास से दर्जनों घंटीनुमा पत्तियां और शाखाएं तोड़ लीं।
फिर उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके इन पत्तियों को हवा में तैरने दिया और एक विशेष पैटर्न के अनुसार उन्हें लगातार हिलाता रहा। एक गूंजती हुई ध्वनि, मानो हृदय में प्रवेश करने में सक्षम हो, प्रतिध्वनित हुई। इस ध्वनि तरंग को लुओ चेन ने एक निश्चित सीमा के भीतर सीमित कर दिया, जिससे गोल्डन ब्लेड बटरफ्लाई घिर गई। सुनहरी ब्लेड तितली, जो शांति से जमीन पर बैठी थी, मानो किसी चीज से जागृत हो गई हो। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे हवा में उड़ गई, फिर घंटियों के चारों ओर सुंदर ढंग से ऊपर नीचे नृत्य करने लगी। जैसे जैसे वह नाचता गया, धातुओं के टकराने की हल्की सी आवाज गूंजती गई, जो घंटियों की आवाज की प्रतिध्वनि की तरह लग रही थी, मानो एक सुंदर संगीतमय संगीत बन रही हो। आयोजन स्थल के ऊपर लगी बत्तियां उसके धातुई पंखों पर चमक रही थीं, जिससे झिलमिलाती, रंगीन रोशनी की परतें प्रतिबिंबित हो रही थीं। जैसे ही गोल्डन ब्लेड बटरफ्लाई ने नृत्य किया, लुओ चेन ने अपनी मानसिक शक्ति का एक हिस्सा अन्य दो सामग्रियों को घेरने के लिए विभाजित किया। लाल सूरज के शहतूत के पत्ते अचानक चमक उठे और हवा में 12 सुनहरी बूंदें छोड़ गए। हनीस्कल भी सुनहरे और सफेद रंगों के मिश्रण में बदल गई। लुओ चेन ने बिना किसी झिझक के दोनों तरल पदार्थों को निर्धारित पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित किया। स्कारलेट सन शहतूत के पत्ते के रस की 4 बूंदें, हनीस्कल के रस की 3 बूंदें, स्कारलेट सन शहतूत के पत्ते के रस की 5 बूंदें, हनीस्कल के रस की 2 बूंदें, स्कारलेट सन शहतूत के पत्ते के रस की 3 बूंदें। इसी क्रम का पालन करते हुए उसने गोल्डन ब्लेड बटरफ्लाई को सभी तरल पदार्थ पीने के लिए मजबूर कर दिया। गोल्डन ब्लेड तितली में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। सबसे पहले इसके मूल रूप से शुद्ध सुनहरे पंखों पर धीरे धीरे चांदी की आकृतियां उभरने लगीं। पंखों के ठीक बीच में चांदी की घंटी के आकार की आकृति उकेरी गई थी, और चांदी की घंटी के चारों ओर 3 लाल रंग के छल्लेनुमा पैटर्न थे, जो छोटे छोटे सूर्यपत्थरों की तरह दिखते थे और प्राचीन और रहस्यमय प्रतीत होते थे। जैसे ही विकास की प्रक्रिया पूरी हुई, सत्य की दृष्टि के प्रभाव में गोल्डन ब्लेड बटरफ्लाई की जानकारी भी बदल गई। प्रजाति मिस्टिक साउंड ब्लेजिंग सन बटरफ्लाई। रैंक किंग बीस्ट 1 स्टार। प्रकार ध्वनि, प्रकाश, धातु। राज्य अभी भी। योग्यता उत्तम। कौशल 1 मिस्टिक गोल्ड बॉडी मिस्टिक टियर मिस्टिक साउंड ब्लेजिंग सन बटरफ्लाई के शरीर को अपग्रेड किया गया है और इसकी कठोरता और रक्षा में काफी सुधार हुआ है। 2 गोल्डन स्पिनिंग व्हील मिस्टिक टियर। 3 गोल्ड सिल्वर पाउडर मिस्टिक टियर। 4 गोल्ड ब्लेड मिस्टिक टियर। 5 धधकती धूप पृथ्वी स्तर रहस्यमय ध्वनि वाली धधकती धूप तितली अपने पंखों पर बने पैटर्न से प्रकाश के गोले उत्सर्जित करती है। ये गोले धधकती धूप का प्रकाश छोड़ सकते हैं, जिससे आसपास के वातावरण का तापमान काफी बढ़ जाता है, और ये प्रकाश की एक किरण भी उत्सर्जित कर सकते हैं जो लक्ष्य को घेर लेती है, जिससे लक्ष्य को लगातार जलने की क्षति पहुंचती है। 6 रहस्यमयी ध्वनि पृथ्वी स्तर रहस्यमयी ध्वनि वाली धधकती सूर्य तितली अपने शरीर से सुखद रहस्यमयी ध्वनियां उत्सर्जित करती है, जो चयनित लक्ष्य की मानसिक स्थिति में व्यवधान उत्पन्न करती है और उसकी प्रतिक्रिया गति को धीमा कर देती है। इसमें कौशल के उपयोग की गति भी शामिल है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। स्किल में ज्यादा बदलाव नहीं हुए, लेकिन स्टील बॉडी को मिस्टिक गोल्ड बॉडी में अपग्रेड किया गया और 2 नए अर्थ टियर स्किल जोड़े गए। पहले ये केवल धातु प्रकार का था, लेकिन अब इसमें ध्वनि और प्रकाश प्रकार भी जुड़ गए हैं। इसका मतलब है कि यह इन दोनों प्रकार के कौशल सीख सकता है। योग्यता तो 10,000 में से 1 के स्तर तक पहुंच गई, जो ये दर्शाता है कि बीस्ट मास्टर को कौशल और युद्ध तकनीकों को सीखने और समझने में आसानी होगी। विकास प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, और लू चेन ने समय बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उसने मिस्टिक साउंड ब्लेजिंग सन बटरफ्लाई को प्रस्तुत करने का विकल्प चुना। किसे पता था कि लिया गया समय मूल्यांकन के छिपे हुए मानदंडों में से एक था या नहीं। इस दौर का स्कोर इल्यूजन वर्ल्ड की प्रणाली द्वारा निर्धारित किया गया था, लेकिन प्रशिक्षित जानवर की समीक्षा अभी भी न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी। इसलिए मिस्टिक साउंड ब्लेजिंग सन बटरफ्लाई को सीधे मुख्य प्लेटफॉर्म पर टेलीपोर्ट कर दिया गया, जहां जज मौजूद थे। निर्णायक मंडल में मौजूद कई बुजुर्ग ब्रीडर मास्टर्स, जो पूरे स्थल का सर्वेक्षण कर रहे थे, ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए कि अंततः पहले जानवर का पालन पोषण कर लिया गया था। जानवर और सामग्री के चयन सहित 1 घंटे से भी कम समय बीता था। यदि किसी जीव की साधना प्रक्रिया को तेज किया जा सकता था, तब भी यह इस बात का संकेत था कि उस जीव की साधना करने वाले जीव स्वामी को लंबे समय से आत्मविश्वास था।
और संवर्धन प्रक्रिया में कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि कई सामग्रियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में सूक्ष्म मानसिक त्रुटियों के कारण प्रजनकों का सामग्री शोधन में असफल होना आम बात थी। मुख्य परीक्षक तांगसी ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पशुपालकों की स्थिति का सरसरी तौर पर अवलोकन किया और पाया कि उनमें से अधिकांश सामग्री परिष्करण में लगे हुए थे। कुछ पशुपालक तो प्रारंभिक सामग्री परिष्करण शुरू भी नहीं कर पाए थे और वे माथे पर शिकन लिए कुछ सोच रहे थे। वो हल्के से सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। सामान्य तौर पर यही सामान्य स्थिति थी। जब उसने लुओ चेन को चुपचाप स्तब्ध बैठे देखा, तभी उसने तितली जैसे उस दानव की ओर दोबारा देखा। क्या यही वह रूप था जो उस युवक ने विकसित किया था? उन्हें लुओ चेन के बारे में कुछ धारणा थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वो पिछले दौर के शीर्ष 10 प्रतिभागियों में निचले शहर से एकमात्र ब्रीडर थे। इसी क्षण आश्चर्य की एक चीख ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। ये वास्तव में एक ऐसा राक्षस है जो पहले कभी प्रकट नहीं हुआ। सेजी, आओ और देखो। तांगसी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा। यह युआन शी था, जो ब्रीडर एसोसिएशन का एक और ब्रीडर मास्टर था, जो अपने कार्यों में अधिक संख्य था। वो उसका सबसे करीबी दोस्त भी था। दूसरे लोग उसे सेजी कहने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि भले ही यह व्यक्ति संख्य था, लेकिन उसे कुछ युवाओं द्वारा पाले गए एक राक्षस को देखकर इतना आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए था। युआन शी के अभी अभी कहे गए शब्दों से जुड़कर तांग से भी थोड़ी दिलचस्पी लेने लगी। मुझे देखने दो। उसने सत्य की आंख का इस्तेमाल करके उस तितलीनुमा राक्षस की जानकारी देखी। उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे के भावों में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसने बहुत सारे जानवर देखे थे। उसकी राय में ये जानवर राजा श्रेणी के जानवरों में वाकई औसत से ऊपर था, और इसकी उत्तम योग्यता उसके मूल्यांकन को और भी बढ़ा सकती थी। अचानक तांगसे को एक विचार आया। उसने अपने बगल में खड़ी चतुर नौकरानी से कहा, रहस्यमय ध्वनि प्रज्वलित सूर्य तितली की जानकारी प्राप्त करो। खोजने की कोई जरूरत नहीं है, सेजी, मैंने पहले ही जांच कर ली है। ये राक्षस पहली बार प्रकट हो रहा है। और अंदाजा लगाए कि इसे विकसित करने के लिए कितनी स्पिरिट कॉइन की सामग्री की आवश्यकता होती है। पीले चेहरे वाले युआनशी ने रहस्यमय ढंग से तांगसे को खींचते हुए कहा। उसे नखरे करते देख तांगसे उसकी बातों में नहीं आई। मैं खुद इसकी जांच कर सकता हूँ। बोलने के बाद उसने एक इशारा किया, मानो वह अपने बगल में बैठे मायावी दुनिया के चतुर गृहस्वामी से कुछ पूछ रहा हो। क्योंकि यह एक सार्वजनिक प्रतियोगिता थी, इसलिए प्रत्येक प्रतिभागी प्रजनक द्वारा चुने गए जानवरों और सामग्रियों के बारे में पूछताछ की जा सकती थी। हालांकि अगर यह कोई विकास पथ या साधना विधि है जो पहली बार सामने आ रही है, तो इसका पेटेंट सीधे तौर पर प्रजनक के पास ही होगा। यदि किसी और के पेटेंट का उपयोग किया जाता, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इस पेटेंट के लिए भुगतान करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आखिरकार जो कुछ भी विकसित या संवर्धित किया गया था वो वास्तविक दुनिया का कोई राक्षस नहीं था। अरे बूढ़े आदमी, तुम तो बड़े उबाऊ हो। इसका पूर्व विकास रूप एक अपेक्षाकृत सामान्य जीव था, गोल्डन ब्लेड बटरफ्लाई, और इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी अपेक्षाकृत सामान्य थी, केवल लगभग 400,000। मुझे डर है कि एक बार इसके पेटेंट की घोषणा हो जाने के बाद गोल्डन ब्लेड बटरफ्लाई लियुगुआंग शहर में सबसे ज्यादा बिकने वाले जानवरों में से एक बन जाएगी। जब उसने ये शब्द कहे, तो युआन शी का चेहरा भावों से भर गया, मानो उसने आम लोगों के बीच गोल्डन ब्लेड बटरफ्लाई की विस्फोटक लोकप्रियता को पहले ही देख लिया हो। नहीं, केवल आम जानवर स्वामी ही नहीं, बल्कि वे कुलीन युवा स्वामी भी संभवतः एक गोल्डन ब्लेड तितली को रहस्यमय ध्वनि प्रज्वलित सूर्य तितली में विकसित करने के लिए अनुबंधित करेंगे। यहाँ तक कि कुलीन युवा स्वामियों द्वारा अनुबंधित सभी जानवरों के पास पृथ्वी स्तरीय कौशल नहीं होंगे, अधिक से अधिक केवल एक या दो। और वे परिवार में सबसे प्रिय व्यक्ति होंगे। अभी इतना भावुक मत होइए। हालांकि प्रतियोगिता में शामिल होने वाले इवोल्यूशन पाथ का पेटेंट कराना अनिवार्य होगा, लेकिन पेटेंट शुल्क का निर्धारण अभी भी उस युवक के हाथ में है। हो सकता है कि वह नहीं चाहता हो कि बहुत सारे लोग इस तरह की शक्तिशाली गाड़ी के मालिक बने, इसलिए उसने पेटेंट शुल्क बढ़ा दिया हो। शायद इससे वैसा विस्फोटक माहौल न बने जैसा आप सोच रहे हैं। युआन शी की भौहें तंग गईं। बूढ़े सेजी, क्या हम शर्त लगाएं? तांगसे ने अवाक होकर अपने होठों के कोने को सिकोड़ा। ऐसा लग रहा था कि इस आदमी की जुए की लत इस जन्म में कभी नहीं बदलेगी। बताओ, इस बार हम किस पर दांव लगा रहे हैं?
चलिए इस मिस्टिक साउंड ब्लेजिंग सन बटरफ्लाई के पेटेंट शुल्क पर शर्त लगाते हैं। अगर यह 100,000 से ज्यादा हुआ तो आप जीतेंगे। अगर यह 100,000 से कम हुआ तो मैं जीतूंगा। कैसा रहेगा? किंग बीस्ट एवोल्यूशन के पेटेंट शुल्क के लिए 100,000 स्पिरिट कॉइन, ये वास्तव में बेहद असंभव था। सामग्रियों को छोड़कर अन्य प्रजनकों द्वारा राजा रैंक वाले जानवर को विकसित करने के लिए लिया जाने वाला शुल्क लाखों या उससे भी अधिक होगा। हालांकि तांगसे को युआनशी की शर्त में कुछ गड़बड़ लग रही थी, फिर भी उसने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, दांव क्या है? अगर तुम हारते हो तो मुझे अपना चौथे स्तर का स्पिरिट आइटम, इल्यूजन स्पिरिट स्टोन दे दो। अगर मैं हारता हूँ तो मैं तुम्हें वह जंगली पत्ती वाली स्पिरिट घास दे दूंगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से चाहत रही है। तांगसे की भौहें तंग गईं। यह आदमी बहुत बड़े दांव पर लगा था। वह जानता था कि उसने जिन आध्यात्मिक वस्तुओं का जिक्र किया था, वे दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाली थीं। जिन स्थानों पर इनका उत्पादन होता था, वे स्थान बेहद खतरनाक थे, यहाँ तक कि वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर भी इनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित नहीं कर सकते थे। लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। जंगली पत्तों वाली आध्यात्मिक घास उसके लिए बहुत लुभावनी थी, इसलिए उसने युआनशी के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ठीक है, जैसा आपने कहा। पास में बैठे अन्य न्यायाधीशों ने उनकी बातचीत सुनकर एक दूसरे की ओर देखा। वे सभी एक दूसरे के कहने का मतलब स्पष्ट रूप से समझ गए थे। वे एक ही स्तर पर नहीं थे और बातचीत में शामिल नहीं हो सके। आखिरकार यहाँ मौजूद वाइल्ड रैंक्ड बीस्ट मास्टर्स और लूना फोर लैम्प ब्रीडर्स में से केवल ये दो ही थे। केवल नगर स्वामी जैसा कोई व्यक्ति ही उनकी बातचीत में शामिल हो सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और धीरे धीरे अन्य प्रतियोगियों ने भी अपने अपने पशुओं का प्रशिक्षण पूरा कर लिया। हालांकि वे सभी युवा ब्रीडर थे, लेकिन इस प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनके बीच का अंतर धीरे धीरे बढ़ता गया। लुओ चेन जैसे शक्तिशाली लोगों और लियुगुआंग शहर के कई प्रजनकों ने भी स्पिरिट रैंक के जानवरों को किंग रैंक के जानवरों में विकसित करने का विकल्प चुना। हालांकि इन युवकों ने, जिनके बारे में संदेह था कि वे कुलीन परिवारों से थे, अपने परिवार के अद्वितीय जीवों के विकास पथ को नहीं चुना, बल्कि बिना किसी अपवाद के उन सभी ने ऐसे जीवों को चुना जिनके विकास पथ को पहले ही सार्वजनिक कर दिया गया था। हालांकि ये जानवर बहुत शक्तिशाली नहीं लग रहे थे, लेकिन वे इस प्रतियोगिता के लिए पर्याप्त थे। कुछ कमजोर ब्रीडर्स ने केवल कम स्टार वाले स्पिरिट रैंक बीस्ट्स का ही पालन पोषण किया, शायद प्रतियोगिता के स्कोरिंग तंत्र के आधार पर उच्च स्कोर प्राप्त करने की उम्मीद में। रात 10 बजे तक प्रतियोगिता का निर्धारित समय समाप्त हो चुका था। कुछ बचे हुए प्रजनकों के वे जानवर, जिन्होंने अपनी साधना पूरी नहीं की थी, उन्हें सिस्टम द्वारा जबरन ले जाया गया। काफी देर तक कृषि प्रदर्शन देखने के बाद कई दर्शक पहले ही जा चुके थे और अब प्रतियोगिता का अंत हो गया था। वे दर्शक समय पर स्टैंड में पहुंच गए, मानो उन्होंने अलार्म लगा रखा हो और अंतिम परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे हों। अंतिम स्कोर अभी भी पूरा होने के समय के क्रम में ही घोषित किए गए। स्वाभाविक रूप से लुओ चेन की मिस्टिक साउंड ब्लेजिंग सन बटरफ्लाई पहली रचना थी। अब स्क्रीन मुख्य मंच पर केंद्रित हो गई और फिर मिस्टिक साउंड ब्लेजिंग सन बटरफ्लाई प्राचीन पैटर्न के साथ अपने पंख फड़फड़ाते हुए अखाड़े में प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद विकास से पहले और बाद में हुए इसके सूचना परिवर्तनों को प्रदर्शित किया गया। गोल्डन ब्लेड तितली मिस्टिक साउंड ब्लेजिंग सन तितली। आक्रमण 75 185, रक्षा 66 175, उपचार 35 127, भीड़ नियंत्रण 65 168, गुणवत्ता 60 157, दुर्लभता 20 190, अंतिम स्कोर 681-0.0005 टाइम्स 400,000 इक्वल्स 481। लुओ चेन ने पिछले दौर में 405 अंक प्राप्त किए थे और इस दौर में 481 अंक प्राप्त किए, जिससे उनका कुल स्कोर 886 अंक हो गया। लीडरबोर्ड पर लुओ चेन का नाम तुरंत पहले स्थान पर पहुंच गया। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी और दर्शकों ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस दूसरी प्रतियोगिता में अंकों में पहली प्रतियोगिता की तुलना में काफी वृद्धि होगी। लेकिन जैसे जैसे बाद के प्रतियोगियों के स्कोर एक एक करके सामने आए, दर्शकों को एक गंभीर समस्या का पता चला। अन्य प्रजनकों के स्कोर पहले दौर की तुलना में बहुत कम क्यों थे। कुछ प्रतिभागियों ने पहले दौर में 300 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन इस दौर में वे केवल 100 से अधिक अंक ही प्राप्त कर सके,
दोनों दौरों के उनके संयुक्त अंक लगभग अन्य प्रतिभागियों के पहले दौर के अंकों के बराबर थे। जब दर्शकों ने लियुगुआंग शहर के कुछ जाने पहचाने ब्रीडर्स के स्को देखे और पाया कि वे सभी एक ही स्थिति में थे, तो दर्शक थोड़े बेचैन हो गए। क्या लुओ चेन वाकई इतना कमाल का खिलाड़ी है? झांग यंग कई, जिसे मैं पसंदीदा मान रहा था, वह भी उसे लगातार 2 राउंड में नहीं हरा सका। उसके बगल में बैठी उसकी सहेली ने पूछा, झांग यंग कई। उसने लीडरबोर्ड पर एक नजर डाली, पहली नजर में उसे नाम नहीं दिखा और उसने कहा, मुझे देखने दो। जब वह लीडरबोर्ड के मध्य में पहुंची, तब जाकर उसे वह नाम मिला, और फिर उसने अपनी सहेली की ओर देखा जिसका चेहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था। 2 राउंड के स्कोर में 456 अंक हैं। उसकी तुलना उस व्यक्ति से कैसे की जा सकती है जिसने पहले ही राउंड में 400 से अधिक अंक प्राप्त कर लिए? अरे, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी मांसपेशियां वाकई मर्दाना हैं? बस यही बात थी। वह अपनी दोस्त की तारीफ करते हुए बस इतना ही कह सकी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉट डॉट डॉट। जल्द ही पिछले दौर में प्रथम स्थान पर रहे शी लिंगुआन का नाम स्को सूची में दिखाई दिया। इसी प्रकार उसने एक राजा श्रेणी का जानवर भी विकसित किया, लेकिन यह अपेक्षाकृत साधारण था, जिसमें पृथ्वी स्तरीय कौशल भी नहीं था। शायद बात यह नहीं थी कि वह और भी उत्कृष्ट जीव विकसित नहीं कर सकता था, बल्कि बात यह थी कि उन जीवों के विकास में पारिवारिक रहस्य शामिल थे, और स्वाभाविक रूप से वह उन्हें दूसरों के सामने प्रकट करने को तैयार नहीं था। हालांकि अगर इन्हें सार्वजनिक भी कर दिया जाए, तो भी वे पेटेंट अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, जिसका मतलब ये भी होगा कि उनके जैसे दिखने वाले कई जीव आम लोगों के बीच दिखाई देंगे। यदि आम लोगों की संख्या बढ़ जाती, तो क्या इससे उनके मूल निवास स्थान पर अतिक्रमण नहीं हो जाता? इसलिए इस मुद्दे पर कुलीन परिवारों के बीच एक मौन सहमति थी। उनमें से किसी ने भी अपने पशुओं के विकास पथ को सार्वजनिक करने के लिए पेटेंट के लिए आवेदन नहीं किया। जिया लिंगगुआंग ने दोनों राउंड से कुल 804 अंक प्राप्त किए, जिसका अर्थ है कि उन्होंने दूसरे राउंड में केवल 389 अंक ही बनाए। लेकिन इस स्कोर के बावजूद भी उनका नाम दूसरे स्थान पर ही आया। जिया लिंगगुआंग एक अपेक्षाकृत शांत स्वभाव का युवक था, जिसके चेहरे की बनावट सौम्य थी, जिससे एक अच्छे व्यवहार वाले युवक का आभास होता था। हालांकि इस समय जब उसने उस नाम को देखा जो उससे भी आगे था, तो उसकी आंखों में जटिल भावनाएं उमड़ आईं जिन्हें दूसरों के लिए समझना मुश्किल था। लुओ चेन। इसके बाद पिछले दौर के शीर्ष क्रम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन एक के बाद एक सामने आए और स्कोरबोर्ड पर नामों में तेजी से बदलाव हुआ। 808 अंकों के साथ तांग लिंगयुन दूसरे स्थान पर पहुंच गईं, जिससे शी लिंगुआंग एक स्थान नीचे खिसक गईं। किन लिंग एर 780 अंकों के साथ अपने सामान्य चौथे स्थान पर बनी रहीं। जैसे ही वे कुछ अंतिम प्राणी प्रकट हुए जिन्होंने अपनी साधना पूरी नहीं की थी, अंतिम परिणाम अटल हो गए, जिससे किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव का होना मुश्किल हो गया। मुझे बेहद खुशी है कि प्रतियोगिता के दूसरे दौर में हमें प्रजनकों के कई उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिले। मुझे उम्मीद है कि शेष 8 प्रतियोगिताओं में भी प्रतियोगी बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आज हम अगली प्रतियोगिता के विषय की घोषणा करेंगे, संबंधी संघर्ष। इसका मतलब यह है कि सभी प्रजनकों को एक ही जानवर सौंपा जाएगा, और प्रशिक्षण के बाद इन जानवरों को युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ उतारा जाएगा। अंत में उनके द्वारा पहुंचाई गई क्षति, सहन की गई अवधि और प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। आज घोषित किया गया जानवर नगर रक्षक दल का मानक जानवर है, जिसका नाम है एजोर मून वुल्फ। सभी पशुपालकों को कल रात की प्रतियोगिता की तैयारी के लिए प्रासंगिक जानकारी जुटाने के लिए एक दिन का समय दिया जाएगा। आज की प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। जैसे ही लुओ चेन मायावी दुनिया से निकलने ही वाला था, तभी उस चतुर छोटी नौकरानी ने अचानक उसे याद दिला दिया। मिस्टिक साउंड ब्लेजिंग सन बटरफ्लाई के लिए पेटेंट शुल्क अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। क्या आप सिस्टम की अनुशंसित कीमत को अपनाना चाहेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका क्या मतलब है? लुओ चेन ने प्रतिक्रिया देने में थोड़ी देर की, उसने अभी तक पेटेंट के लिए आवेदन भी नहीं किया था। आपका क्या मतलब है? ब्रीडर प्रतियोगिता की नवीनतम घोषणा के अनुसार, इस प्रतियोगिता में शामिल सभी विकास पथ जिनका पेटेंट नहीं कराया गया है, स्वतः ही पेटेंटकृत माने जाएंगे और नवीनतम पेटेंट कानून के अधीन होंगे। लुओ चेन ने अपनी ठुड्डी को कुछ बार रगड़ा, उसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसने प्रतियोगिता के दौरान ही सभी विकास पथों का पेटेंट कराने की योजना बना ली थी।
इससे उसे पेटेंट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया से मुक्ति मिल गई। तो अब मुझे बस कीमत तय करनी है ना? हाँ, इस सिस्टम की अनुशंसित कीमत क्या है? 20 श्रेणी के अंतर्गत नवीनतम पेटेंट कानून में कहा गया है कि किंग रैंक वाले बीस्ट की कीमत 0 से 1000,000 स्पिरिट कॉइन के बीच होनी चाहिए और किसी भी ब्रीडर की कीमत इस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह शायद उन कुलीन परिवारों को प्रतिबंधित करने के लिए था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह सब राष्ट्रीय एल्डर ज्वांगशेंग की आम लोगों के बीच पशु स्वामी वर्ग के उत्थान की नीति के अनुरूप था। तो फिर मेरे इस विशालकाय वाहन के लिए आपकी अनुशंसित कीमत क्या है? जानवर की कौशल शक्ति और दुर्लभता के आधार पर सिस्टम प्रति जानवर 700,000 स्पिरिट कॉइन की कीमत की सिफारिश करता है। लुओ चेन इतनी ऊंची कीमत तय करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में लियुगुआंग शहर में उसके अनुभवों ने उसे हमेशा कुछ सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित किया था। रहस्यमयी ध्वनि प्रज्वलित सूर्य तितली का ये विकास पथ एक उत्कृष्ट अवसर था और वह ये भी चाहता था कि आम लोगों को भी उत्थान के कुछ अवसर मिलें। तो चलिए प्रत्येक जानवर की कीमत 50,000 स्पिरिट कॉइन तय करते हैं। सिस्टम के सवालों का जवाब देने के बाद लुओ चेन की चेतना मायावी दुनिया से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह अपने बगल में मौजूद दो आकृतियों को देखकर चौंक गया। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि मुख्य परीक्षक तांग से, जो अभी भी मंच पर मौजूद थे, और न्यायाधीशों में से एक उनके पास आ गए थे। तांग से के बगल में बैठे न्यायाधीश, जिन्हें लुओ चेन नहीं पहचानता था, अब उत्तेजित होकर तांग से कुछ कह रहे थे। दूसरी ओर तांग से का चेहरा उदास था और उसने अनिच्छा से एक चमकदार वस्तु निकाली और उसे न्यायाधीश को सौंप दिया। लुओ चेन इस स्थिति को लेकर थोड़ा असमंजस में था और चूंकि प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उसने दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दरकिनार करते हुए दूसरी तरफ से निकलने का फैसला किया। हालांकि जब लुओ चेन चुपके से भाग रहा था, तो न्यायाधीश की नजर उस पर पड़ गई, जो कुछ समय के लिए विचलित था लेकिन फिर भी उस पर ध्यान दे रहा था। लुओ चेन नाम के उस लड़के के बारे में एक पल रुकिए। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, जज की आकृति उसकी आवाज से भी तेज गति से लुओ चेन के सामने आ पहुंची। मुस्कुराते रहने से झुर्रियों से भरा एक आदमी अचानक उसके सामने प्रकट हुआ और लू चेन अनजाने में अपने कदम रोककर सतर्कता भरी निगाहों से न्यायाधीश को देखने लगा। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, महोदय? युवक के सतर्क भाव को देखकर न्यायाधीश की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं तुम्हें बुरा आदमी लगता हूँ? हालांकि लुओ चेन वास्तव में सिर हिलाना चाहता था, लेकिन उसके सामने बैठा व्यक्ति आखिरकार एक न्यायाधीश था, इसलिए वह उसे यहाँ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए लुओ चेन ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं। यह जवाब मिलते ही न्यायाधीश के गुस्से से भरे चेहरे पर एक शांत और सौम्य भाव लौट आया। क्या ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी मौजूद हैं जो अपनी भावनाओं को खुलकर प्रकट करते हैं? जैसे ही लुओ चेन इस प्रश्न पर विचार कर रहा था, उसने देखा कि उसके सामने बैठे बुजुर्ग व्यक्ति से दो वस्तुएं उसकी ओर तैरती हुई आ रही हैं। उनमें से एक मुट्ठी के आकार का पत्थर था जिसकी सतह पर रंगीन आध्यात्मिक प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। दूसरा पौधा 7 पत्तियों वाला, शिवालय के आकार का घास जैसा पौधा था जो एक गमले में उग रहा था। लुओ चेन इन दोनों वस्तुओं को पहचान नहीं पाया, लेकिन वह उनमें समाहित प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जो कि तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध थी। उसे एहसास हुआ कि ये चीजें उसे सामने बैठे कुछ सनकी से दिखने वाले जज ने दी थी, वरना वे सिर्फ दिखावा करने के लिए उसके सामने नहीं रुकती, है ना? इसके अलावा वो इन दोनों चीजों को पहचानता भी नहीं था, इसलिए अगर यह सिर्फ दिखावे के लिए था, तो उन्होंने गलत व्यक्ति को चुना था। लुओ चेन ने अपना शरीर झुकाया, अपनी दृष्टि को अवरुद्ध करने वाली दो आध्यात्मिक वस्तुओं को दरकिनार करते हुए, और न्यायाधीश की ओर आश्चर्यपूर्ण भाव से देखा। सर, यह क्या है? न्यायाधीश मुस्कुराए, उनकी आंखें लगभग एक पतली सी दरार जैसी हो गईं, और उन्होंने लापरवाही से लुओ चेन से कहा, इन्हें ले लो, ये तुम्हारे लिए हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि इसे आज एक नए विकास पथ की खोज का पुरस्कार समझो। लुओ चेन थोड़ा हैरान था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से दूसरों से उपहार स्वीकार कर ले, इसलिए उसने तुरंत मना कर दिया। ये तो सिर्फ मेरी निजी प्रतियोगिता के लिए था, महोदय। मैं आपसे ये दोनों चीजें स्वीकार नहीं कर सकता। इतनी महत्वपूर्ण हस्ती के सामने खुद को छात्र कहना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? सक्षम लोग ही शिक्षक होते हैं।
इस पर जज के चेहरे पर एक बार फिर स्पष्ट रूप से नाखुशी के भाव उभर आए। जब मैं कहूँ तो इन्हें ले लेना, इतनी बकवास क्यों? अगर तुम असली वजह जानना चाहते हो, तो वो ये है कि तुमने अभी अभी मुझे एक शर्त जीतने में मदद की है। ये दो चीजें दांव पर लगी थी, और आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं इन्हें तुम्हें दे रहा हूँ। इसके अलावा वे मेरे लिए कीमती नहीं हैं। जज की बातें सुनकर लुओ चेन के पीछे खड़ी तांगसे का चेहरा अचानक अजीब हो गया। उसका मन कर रहा था कि जज की गर्दन पकड़कर उससे वही बात दोहराए जो उसने अभी कही थी। अगर उसने दोबारा ये कहा कि वे अनमोल नहीं हैं, तो वह तुरंत उसका गला घोंट देगा। लुओ चेन स्वाभाविक रूप से तांगसे की गहरी आंतरिक उथल पुथल से अनजान था। उसका ध्यान इस बात पर था कि उसने जज को शर्त जीतने में मदद की थी, लेकिन लुओ चेन ने यह नहीं पूछा कि शर्त किस प्रकार की थी। वह अब भी एक और नियम का पालन करता था, जिज्ञासा बिल्ली को मार डालती है। इसलिए उसने अपनी जिज्ञासा को दृढ़ता से दबा दिया, और अपने सामने बैठे उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखते हुए, जिसका रवैया ऐसा था कि अगर उसने ये दोनों चीजें स्वीकार नहीं की तो वह उसे जाने नहीं देगा। अंततः कुछ हिचकिचाहट भरे भाव के साथ उसने उन दोनों आध्यात्मिक वस्तुओं को अपने हाथों में ले लिया। तो मैं इन्हें अभी अपने पास रख लेता हूँ। अगर आपको इनकी जरूरत हो, महोदय, तो आप इन्हें मुझसे कभी भी वापस ले सकते हैं। आध्यात्मिक वस्तुओं को अपने भंडारण स्थान में रखते हुए लुओ चेन ने संकोचपूर्वक पूछा, सर, काफी देर हो गई है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। इस बार जज ने उसे रोका नहीं बल्कि हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। लुओ चेन ने अलविदा कहा और दूसरी दिशा में चल पड़ा। जब वह जज के पास से गुजरा तो उसे एक हल्की सी आह सुनाई दी। फिर एक वाक्य, मानो अनेक उतार चढ़ावों से गुजर चुका हो, लुओ चेन के मन में गूंज उठा। अपने प्रारंभिक इरादे को हमेशा याद रखना। लुओ चेन ने चुपचाप जज की पीठ की ओर देखा, उसका दिल कुछ हद तक उनके शब्दों का अर्थ समझने में असमर्थ था। भाई, इधर आओ। लुओ यांग और बान मो प्लेटफॉर्म के किनारे लुओ चेन का इंतजार कर रहे थे। खासकर लुओ यांग, लुओ चेन की ओर जोर जोर से हाथ हिलाते हुए और चिल्लाते हुए, मानो उन्हें डर हो कि लुओ चेन उन्हें देख नहीं पाएगा। लुओ चेन ने हल्की छलांग लगाई और धीमी गति से हवा से नीचे की ओर तैरते हुए आ गया। चिल्लाना बंद करो। लुओ चेन ने लुओ यांग के पास पहुंचते ही सबसे पहले उसकी बेचैन बांह को दबाकर उसकी तेज आवाज को शांत किया। ये वाकई बहुत शर्मनाक था। शुक्र है, बान मो अधिक संयमित था और लुओ यांग की तरह व्यवहार नहीं किया, अन्यथा वो यहाँ आना ही नहीं चाहता। चलो चलें, चलो चलें। लुओ चेन उन दोनों का नेतृत्व कर रहा था और अपने आसपास हो रही लगातार चर्चाओं को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्या वह इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर है? क्विंगयांग शहर से लुओ चेन। आह, अब हमारे लियुगुआंग शहर की बदनामी हो गई। हमने निचले शहर के किसी व्यक्ति को पहला स्थान हासिल करने दिया, और अंकों का अंतर इतना बड़ा है। अगले दौर में हम इसकी भरपाई कैसे करेंगे? तांग से धीरे धीरे जज के पास गया और बोला, आप सचमुच इसे देने को तैयार हैं? एक चौथे दर्जे की आध्यात्मिक वस्तु जिसे आपने बड़ी मेहनत से खोजा था, और आपने उसे यूं ही दे दिया। इसमें असहमति की कोई बात नहीं है, न्यायाधीश ने तांगसी की ओर मुड़कर कहा, क्या आपको नहीं लगता कि वह किसी से विशेष रूप से मिलता जुलता है? तांग से अचानक चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अनिश्चितता भरे लहजे में कहा, क्या आप शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं? होटल वापस आकर लुओ चेन ने लुओ यांग और बान मो को उनके कमरों में वापस भेज दिया। ये होटल काफी बड़ा था, जिसकी छत की ऊंचाई 10 मीटर से अधिक थी, शायद मेहमानों के पालतू जानवरों को टहलने के लिए बाहर ले जाने की सुविधा के लिए। अब बानमो का दैत्य डार्कस्पॉन शैडोबैट लॉबी के बीचों बीच दुबका हुआ था। उसकी छोटी छोटी आंखें कुछ दयनीय भाव से लुओ चेन को देख रही थीं। लुओ चेन आसानी से समझ गया कि उसके भीतर क्या भावना छिपी है, अज्ञात का भय। पहले तो इसका लड़ने का प्रदर्शन बहुत बहादुरी भरा लग रहा था। क्या सच में इसके अंदर एक नन्ही राजकुमारी छिपी है? ये विरोधाभास थोड़ा ज्यादा ही है ना? हालांकि लुओ चेन खड़ा था और डार्कस्पॉन शैडोबैट बैठा हुआ था, फिर भी लुओ चेन को उसके चेहरे के भाव देखने के लिए ऊपर देखना पड़ा। लुओ चेन ने उसे आश्वस्त करते हुए उसके पंख पर थपथपाया और कहा, घबराओ मत, विकास की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी। लुओ चेन ने वे सामग्रियां निकाली जो उसने बहुत पहले तैयार कर रखी थीं। आखिरकार वो उसकी शिकार टीम का सदस्य था, इसलिए लुओ चेन ने स्वाभाविक रूप से उसके लिए सबसे कीमती सामग्रियां चुनी थीं।
जाति डार्क स्पॉन शैडोबैट। रैंक स्पिरिट बीस्ट 9 स्टार। प्रकार गहरा। स्थिति सतर्क जिज्ञासु। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 छाया गहन स्तर। डार्क स्पॉन शैडोबैट को छाया में रहना पसंद है। अंधेरे वातावरण में इसकी गति और आक्रमण शक्ति में वृद्धि होती है। 2 शैडो स्ट्राइक पृथ्वी स्तर। 3 स्टोर्ड पावर स्ट्राइक गहन स्तर। 4 शैडो एरोजन पृथ्वी स्तर। 5 शैडो चेस गहन स्तर। विकास पथ 1 डार्क स्पॉन शैडोबैट। डार्क स्पॉन शैडोबैट किंग। 2 डार्क स्पॉन शैडोबैट नेदफी एंड ब्लडविंग बैट। 3 डार्क स्पॉन शैडोबैट स्काई प्रोफाउंड मायरीड स्पिरिट बैट। तीसरे स्तर की आध्यात्मिक वस्तुएं स्पिरिट लीप ग्रास, यूलिन फूल और प्यो पैटर्न स्पिरिट जैड। दूसरे स्तर की आध्यात्मिक वस्तुएं अगरवुड और प्रोफाउंड साउंड स्टोन। इनमें से सबसे मुश्किल से मिलने वाली सामग्री यूलिन फूल थी, जिसे उन्होंने पिछली बार नीलामी में खरीदा था। हालांकि सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश के कारण, उसके हाथ में पहली वस्तु होने के कारण, इस यूलिन फूल का मूल्य उसके लिए पहले ही काफी कम हो गया था। फिलहाल उसके पास मौजूद ये वनस्पति आधारित आध्यात्मिक वस्तुएं ऐसी स्थिति में थी जहां इनका स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता था। जैसे ही उसके पास और खरगोश आ जाएंगे, वह उनमें से कुछ को छोड़कर इन संसाधनों की कीमतों को कम कर सकता था। स्पिरिट लीफ घास में घनी पत्तियां थीं, जिनमें से प्रत्येक गहरे हरे रंग की थी और पत्तियों का आकार 5 नुकीले तारे के समान था। लुओ चेन ने बस उसके सारे पत्ते ले लिए, फिर उन्हें अपनी मानसिक ऊर्जा से परिष्कृत किया, जिससे वे प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण तरल में परिवर्तित हो गए। हालांकि स्पिरिट लीफ ग्रास की अनूठी विशेषताएं पूरी तरह से संरक्षित रहीं। इसके तुरंत बाद लुओ चेन ने खूबसूरत यूलिन फूल निकाला। यूलिन फूल के बड़े बड़े फूल थे, जो अंदर से बाहर की ओर नीले सफेद रंग से चमकदार सफेद रंग में बदलते जा रहे थे। पंखुड़ियों पर, जिनसे जेड जैसी चमक निकल रही थी, मछली के शल्कों जैसी छोटी छोटी आकृतियां भी थीं, जो इसे सुंदर और नाजुक बनाती थीं। भले ही यह कोई आध्यात्मिक वस्तु न हो, फिर भी इसका उपयोग एक सुंदर आभूषण के रूप में किया जाएगा। लेकिन अगले ही पल लुओ चेन की मानसिक ऊर्जा से यह यूलिन फूल चूर चूर होकर चूर चूर हो गया। फिर लुओ चेन ने एक और पदार्थ, शुद्ध पैटर्न स्पिरिट जेड को देखा। प्योर पैटर्न नाम इस स्पिरिट जेड की सतह पर मौजूद विचित्र पैटर्न से आया है। इसके अलावा, चाहे इस स्पिरिट जेड को किसी भी प्रकार की मिट्टी या अन्य विशेष तरल पदार्थ में फेंका जाए, ये दूषित नहीं होगा। एक स्नातकोत्तर शोध में पाया गया कि यह इसकी सतह पर मौजूद विशेष पैटर्न से संबंधित था, इसलिए इसे प्योर पैटर्न नाम दिया गया। लुओ चेन ने शुद्ध पैटर्न वाले स्पिरिट जेड को पीसकर पाउडर बना दिया। इसके तुरंत बाद लुओ चेन की मानसिक ऊर्जा द्वारा अगरवुड की सुगंध बाहर निकलने लगी। वह पत्थर, जिससे लगातार रहस्यमय आवाजें निकल रही थीं, उसे लुओ चेन ने डार्कस्पॉन शैडोबैट की छाती पर रख दिया था। शुद्ध पैटर्न वाले स्पिरिट जेड और यूलिन फूल के पाउडर को डार्कस्पॉन शैडोबैट के पंखों के दोनों तरफ समान रूप से छिड़का गया था। अगरवुड से निकली सुगंध धुएं के गुबार में बदल गई, जिसने डार्कस्पॉन शैडोबैट के पूरे शरीर को घेर लिया। अंततः उसने उसे स्पिरिट लीफ ग्रास का सारा रस पिला दिया। परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेज नहीं थी, लेकिन धीमी भी नहीं थी। डार्कस्पॉन शैडोबैट के काले पंखों पर सफेद पाउडर ऐसे गिरा, मानो गहरे रात के आकाश में तारे लटके हों। हालांकि पाउडर के ये बिखरे हुए कण धीरे धीरे चमकने लगे, और यह प्रकाश डार्कस्पॉन शैडोबैट के पंखों पर पानी की तरह बहने लगा, जिससे तुरंत एक प्रकाश झिल्ली बन गई जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। प्रकाश झिल्ली के नीचे की उसकी त्वचा का रंग भी धीरे धीरे बदलकर दूसरा रंग हो गया, जो सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों की तरह चमकदार सफेद था। पहले झुर्रीदार रही उसकी त्वचा भी धीरे धीरे खींच गई। इसके पंख और भुजाएं अलग हो गईं, पंख पीछे की ओर, इसकी पीठ पर कंधे की हड्डियों के करीब तक फैले हुए थे, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे शुद्ध सफेद जेड से बने हों। फिर भी वे मुड़ सकते थे, घूम सकते थे और विकृत हो सकते थे, जो स्पष्ट रूप से अत्यधिक कठोरता को दर्शाता है। इसकी भुजाएं और हाथ मनुष्य के समान थे, लेकिन उनका रंग अत्यधिक चमकदार सफेद था, जिससे एक अवास्तविक अनुभूति होती थी। उसका सिर एक सफेद मुखौटे से ढका हुआ था। मुखौटा नहीं, बल्कि उसका चेहरा ही मुखौटे जैसा था, क्योंकि लुओ चेन की मानसिक जांच में कोई जोड़ नहीं मिला, जिससे ऐसा लग रहा था कि इसे हटाना असंभव है। थोड़ा नीचे एक शरीर और पैर थे जो मनुष्य के समान थे। बेशक उसने सफेद जेड पत्थर का पतला कवच पहन रखा था,
इसलिए शरीर का कोई हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। लुओ चेन को भी उस जानवर के वर्तमान निजी अंगों के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं थी। लुओ चेन ने इसकी वर्तमान स्थिति को देखा और जिज्ञासावश पूछा, इसका इसके नाम में मौजूद बेट अक्षर से कोई लेना देना नहीं है ना? ये सीधे एक पशु रूप वाले बीस्ट से मानवरूपी बीस्ट में विकसित हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव था। जाति आकाश गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ जेड आत्मा अवस्था। रैंक किंग बीस्ट 1 स्टार। प्रकार पृथ्वी। ध्वनि अंधकार। स्थिति उत्साहित आभारी। योग्यता उत्तम। कौशल 1 आकाश गहन क्षेत्र पृथ्वी श्रेणी डोमेन कौशल। आकाश गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ 1000 मीटर तक फैले क्षेत्र को खोलता है। आकाश गहन क्षेत्र के भीतर आकाश गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ यादृच्छिक रूप से 2 अटूट नियम अंकित कर सकता है। उदाहरण के लिए उड़ने पर प्रतिबंध, अग्नि तत्व का प्रकट होना आदि। नियम को पूरा करना जितना कठिन होगा, खपत उतनी ही अधिक होगी, और इस नियम के अंतर्गत आने वाले सभी लक्ष्य प्रतिबंधित होंगे। 2 असंख्य आत्माएं छद्म स्वर्ग श्रेणी आकाश की गहन असंख्य आत्मा वाला चमगादड़ हथियारों को मंत्रमुग्ध कर सकता है। मंत्रमुग्ध किए गए हथियार आकाश की गहन असंख्य आत्मा वाले चमगादड़ के शरीर में समाहित हो सकते हैं। पोषण के माध्यम से हथियार निरंतर बेहतर होते जाते हैं, और इसके द्वारा आकाश की गहन असंख्य आत्मा वाला चमगादड़ मार्शल प्रकार के विशिष्ट कौशल सीख सकता है। 3 स्पिरिट वर्ड स्लो प्रोफाउंड ग्रेड लक्ष्य की गति को धीमा कर देता है। कास्टिंग गति सहित। 4 स्पिरिट वर्ड फास्ट प्रोफाउंड ग्रेड लक्ष्य की गति को बढ़ाता है। कास्टिंग गति सहित। 5 स्पिरिट वर्ड छुपाना पृथ्वी स्तर लक्ष्य की आकृति को दृष्टि और मानसिक बोध से छुपाता है। 6 जेड स्पिरिट आर्मर प्रोफाउंड ग्रेड शरीर जेड स्पिरिट आर्मर से घिरा होता है, जो शारीरिक हमले से बचाव की क्षमताओं को बहुत बढ़ाता है। 7 छाया शरीर पृथ्वी श्रेणी आकाश के गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ जेड आत्मा शरीर की एक अन्य अवस्था। इस अवस्था में इसके कौशल बदल जाते हैं, जिससे यह अंधकार प्रकार के आक्रमणों को अंजाम दे सकता है। कौशल विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। सच कहें तो डार्कस्पॉन और शैडो बैट की मौजूदा जानकारी को देखकर लुओ चेन थोड़ा हैरान रह गया। अब ऐसा लग रहा था मानो वह एक हत्यारे से सीधे युद्ध करने वाले योद्धा में बदल गया हो। उसकी युद्ध शैली बहुत अलग थी, और वह सोच रहा था कि क्या वर्तमान डार्कस्पॉन शैडो बैट इस शैली में ढल पाएगा। अन्य कौशल तो आसानी से समझ में आ रहे थे, लेकिन ये छाया शरीर आखिर क्या था, और इसके नाम में भी जेड स्पिरिट स्टेट का प्रत्यय लगा हुआ था। लुओ चेन स्काई प्रोफाउंड मायरियड स्पिरिट बैट के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी विशाल जेड जैसी छाती की मांसपेशियों को देखकर अंततः उसने उसे थपथपाने से परहेज किया। इसके बजाय उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बांह की बाइसेप्स को दबाया। इसे कैसे बयान करूं? मुलायम और छूने में काफी अच्छा लगा। आकाश के गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ ने लुओ चेन की हरकतों को नहीं रोका, बल्कि उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उत्सुकता से लुओ चेन को देखा, यह न जानते हुए कि वो उसे क्यों दबा रहा था। लुओ चेन 2 कदम पीछे हट गया। क्या वह कह सकता था कि उसे ईर्ष्या हो रही है? नहीं, ये तो बस विकास था। ये जानवर बिना व्यायाम किए ही इतना अच्छा शरीर कैसे पा सकता है? अगर इंसान भी विकसित हो सके तो कितना अच्छा होगा। मुझे अपना छाया शरीर दिखाओ। स्काई प्रोफाउंड मायरीड स्पिरिट बैट आखिरकार लुओ चेन का जानवर नहीं था। उनका संचार अभी भी बुनियादी मौखिक संचार पर निर्भर था, उसके अपने जानवरों के विपरीत, जहां वे आध्यात्मिक दुनिया में भाषा की बाधाओं के बिना संवाद कर सकते थे। हालांकि किंग बीस्ट क्षेत्र में मौजूद स्काई प्रोफाउंड मायरीड स्पिरिट बैट ने भी काफी बुद्धि प्राप्त कर ली थी और वह लुओ चेन के अर्थ को समझ सकता था। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो किसी कौशल को मुक्त करने की अनुभूति की तलाश कर रहा हो, और फिर अगले ही पल उसके मुखौटे से शुरू होकर एक गहरा कोहरा उसके पूरे शरीर पर फैल गया। इस धुंध के नीचे उसका मुखौटा, पंख और उसकी जेड जैसी त्वचा सभी गहरे रंग की हो गईं। गोरी त्वचा का काला होना बस एक पल में हो गया। उसके हाथों पर स्याही जैसे काले रंग के हड्डी के उभार भी उभर आए। लुओ चेन ने अपनी ठुड्डी खुजाई और मन ही मन सोचने लगा, क्या यह अपने असली हत्यारे वाले रूप में वापस बदल रहा है? जाति आकाश गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ छाया अवस्था। कौशल 1 आकाश गहन क्षेत्र पृथ्वी स्तर। 2 असंख्य आत्माएं छद्म स्वर्ग श्रेणी। 3 शैडो गहन श्रेणी।
4. शेडो स्ट्राइक अर्थ ग्रेड। 5. हड़ताल के लिए माहौल तैयार करना गहन श्रेणी। 6. छाया अपर्दन पृथ्वी स्तर। 7. शेडो चेस प्रोफाउंड ग्रेड। 8. जेड स्पिरिट बॉडी अर्थ ग्रेड आकाश के गहन असंख्य स्पिरिट बैट शेडो बॉडी की एक अन्य अवस्था। इस अवस्था में इसकी क्षमताओं में परिवर्तन आएगा, जिससे ये जेड स्पिरिट बॉडी अवस्था से भी क्षमताएं प्रकट कर सकेगा। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। जानकारी पढ़ने के बाद लुओ चेन को ये स्वीकार करना पड़ा कि उसने सही अनुमान लगाया था। इसने वास्तव में अपनी मूल क्षमताओं को बहाल कर लिया था और एक बार फिर से वह उत्कृष्ट हत्यारा बन गया था जो वह कभी था। लुओ चेन ने बस थोड़ी देर पढ़ाई की, क्योंकि उसने देखा कि सुबह के 3 बज चुके थे। उसने अनुमान लगाया कि बानमो सो नहीं रहा होगा, इसलिए उसने उसे एक संदेश भेजा, जिसमें उससे अपने जानवर को लेने आने के लिए कहा गया था। इससे उन्हें आज की प्रतियोगिता से पहले अपने जानवर के नए कौशल से जल्दी परिचित होने का मौका भी मिलेगा। हालांकि अगर वो उनसे परिचित नहीं भी हो पाता, तो भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। स्काई प्रोफाउंड मायरीड स्पिरिट बैट को सीधे शेडो स्टेट में मैदान में उतारना ही आज की प्रतियोगिता में एक बड़ी जीत सुनिश्चित कर देता। लुओ चेन का संदेश अभी भेजा ही गया था कि 1 मिनट से भी कम समय बीता। धड़कन धड़नन धड़नन दरवाजे से खटखटाने की आवाज आई। लुओ चेन ने स्काई प्रोफाउंड मायरियड स्पिरिट बैट की मजबूत बांह पर थपथपाते हुए कहा, तुम्हारा पशु स्वामी तुम्हारे लिए यहाँ है। जाओ, दरवाजा खुद खोलो। आकाश में स्थित विशाल असंख्य आत्माओं वाले चमगादड़ को, जो अपने वर्तमान पैरों पर चलने का आदी हो रहा था, लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोलने जाते हुए देखना। लुओ चेन ने शरारती अंदाज में सोचा, पता नहीं बानमो स्काई प्रोफाउंड मायरियड स्पिरिट बैट की वर्तमान स्थिति को देखकर चौंक जाएगा या नहीं। उसे बानमो के चेहरे के तत्काल भावों को कैद करना ही था, जिसका इस्तेमाल वह भविष्य में अपने कर्मचारी के खिलाफ ब्लैकमेल के तौर पर कर सके। इसलिए लुओ चेन कमरे में इधर उधर घूमता रहा और एक बेहतरीन जगह ढूंढ ली, ताकि वह बाद में सबसे स्पष्ट तस्वीरें ले सके। तो दोस्तों, लुओ चेन और उसकी बीस्ट शॉप की रोमांचक कहानी का यह सफर यहीं रुकता है। लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या लुओ चेन हर जानवर के उस गुप्त इवोल्यूशन मार्ग को खोज पाएगा? क्या उसकी दुकान इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगी? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का यह भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जताएं। और इस बीस्ट टेमिंग की दुनिया का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको लू चेन का यह सीक्रेट सिस्टम और उसका अंदाज कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।